पॉल के साथ आए इंसानों का समूह अब 10वें महल में आ गया था। पॉल ने सब लोगों को समझाया कि उन्हें यहां क्यों लाया गया है। पॉल ने उन्हें यह भी समझाया कि उन्हें वैम्पायर में बदला जाएगा। कुछ लोगों को यह काम कोठरी में जिंदगी बिताने या मौत से बेहतर विकल्प लगा और वो लोग वैम्पायर में बदले जाने के लिए तैयार हो गए। सार्थक ने बिना समय गवाए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। सार्थक ने कहा, पॉल, लियो, इस समूह में से मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि आप उनमें से 10 का चयन करें जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरा मानना है कि वो आपके तहत काफी अच्छी तरह से विकसित होने में सक्षम होंगे। सार्थक ने आदेश देते हुए कहा। ऐसा सोचने का कारण सिस्टम में नाइट के स्किल में से एक था, जो था नाइट्स कमांड। एक वैम्पायर नाइट अपने अधीन 10 वैम्पायर्स का एक दस्ता बना सकता है। वैम्पायर नाइट के तहत उन लोगों के लिए उनके स्किल और ताकत में 10% की वृद्धि की जाएगी। सार्थक ने कहा, लियो, उस बारे में भी जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। शायद उस थियरी को टेस्ट करने का समय आ गया है। यदि इन इंसानों को वैम्पायर में बदल दिया गया है तो शायद ये क्यूआई की शक्ति भी सीख सकते हैं। उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जिनमें सबसे ज्यादा पावर है। आदेश के साथ लियो अपने साथ 10 लोगों को ले आया। लियो ने उस झुंड में से क्यूआई की सबसे मजबूत ऑरा वाले लोगों को चुना। पॉल ने भी यही किया। बाकी के लिए सार्थक इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि पहले क्या होगा। लियो ने रिचुअल को एक्टिवेट करते हुए उन्हें एक एक करके वैम्पायर में बदलना शुरू कर दिया। सभी ने देखा कि जब उन्हें वैम्पायर में बदला जा रहा था तो सामने वाला व्यक्ति दर्द से चिल्ला रहा था। इसने उनमें से कुछ इंसानों को डरा दिया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से ठीक है तो इससे उनकी घबराहट थोड़ी शांत हो गई। अब तक हर कोई या तो वैम्पायर या हाफलिंग में बदल गया था, और फिर जब लियो सबसे आखिरी आदमी के पास गया तो वो भी एक वैम्पायर में बदल गया। सार्थक ने सोचा, क्या मेरा अजम्पशन सही था? यदि दूसरे लोगों को बदल देते हैं तो वो उसी वर्ग में बदल जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है। शायद अगर एलेक्स किसी को बदल दे तो वो भी एक ब्लड फेरी भी बन जाएंगे। निस्संदेह विनय को इसका जवाब नहीं पता था, क्योंकि सिस्टम अपना काम कर रहा था जो उसके द्वारा सीखे गए सामान्य नियमों का पालन नहीं करता था। इसके बाद पॉल की बारी थी और उसके समूह में आशीष गर्व से खड़ा हुआ था। वो सबसे पहले आया था, फिर बाकियों के भी उसे फॉलो करने का समय आ गया। लियो की तरह ही पॉल द्वारा भी हर कोई हाफलिंग या वैम्पायर में बदल गया था। जिन लोगों को वैम्पायर में बदल दिया गया था उन्हें एक तरफ हटने के लिए कहा गया था, क्योंकि सार्थक उनका उपयोग दूसरों को भी वैम्पायर बनाने के लिए करने वाला था। लेकिन उससे पहले आखिरकार उसकी बारी थी। दूसरों को बदलते समय सार्थक अपने पूरे स्लॉट का उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद केवल 20 और लोगों को वैम्पायर में बदलने की योजना बनाई। इस तरह उसके पास अभी भी 20 स्लॉट बचे होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वो बाकियों को बाद में बदल देगा। अब तक 9वें व्यक्ति तक सब कुछ ठीक चल रहा था। 9वां व्यक्ति बाकियों की तुलना में काफी देर तक जमीन पर छटपटा रहा था। अपने से पहले दूसरों की तुलना में वो ज्यादा जोर से चिल्लाया। उसकी त्वचा पर एक छेद था जो सिकुड़ रहा था। उसके चेहरे की विशेषताएं ज्यादा प्रमुख होती जा रही थी और उसके बाल झड़ रहे थे। सार्थक ने घबराहट में सोचा, ये लड़का क्या वो ब्लड सकर बन रहा है? लेकिन कैसे? विनय ने कहा, नहीं सार्थक, वो ब्लड सकर नहीं है। तुम्हें उसे अभी मारने की जरूरत है। वो वेंडिगो में बदल रहा है। जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से चिल्ला रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंग फैलने लगे हैं। सार्थक ने पहले एक वेंडिगो को देखा था और धैर्य ने भी। धैर्य चिल्लाया और सभी को दूर जाने का आदेश दिया। हर कोई जगह बनाओ, सब उससे दूर हटो। जो लोग धैर्य को जानते थे वो सभी जानते थे कि धैर्य केवल जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, इसलिए उसे इतना उत्तेजित देखकर उन्होंने तुरंत लोगों के समूह को दीवारों के किनारे खड़ा करके उन्हें दूर हटाने में मदद करना शुरू कर दिया। सार्थक ने पूछा, विनय, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या सच में इस प्रक्रिया को रिवर्स करने या कम से कम उसकी इवोल्यूशन प्रक्रिया को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? दुर्भाग्य से विनय सार्थक के रोने और विनती के सामने चुप रहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस आदमी को मारना ही एकमात्र विकल्प होगा। सार्थक ने हताशा में सुझाव दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे पकड़ लूं तो क्या होगा? अगर मैं उसे कुछ भी करने से रोक दूं तो हम भविष्य में उसे ठीक करने का कोई रास्ता तलाश सकते हैं, है ना? विनय निराशा में चिल्लाया, नहीं, मुझे खेद है सार्थक, लेकिन एक बार इवोल्यूशन शुरू हो जाने के बाद उसे उलटने का कोई तरीका नहीं है और तुम बाद में उन्हें वापस बदल भी नहीं पाओगे सार्थक। मैंने तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बार ऐसा करने की कोशिश की है और एक बार भी मैं सफलता के करीब नहीं पहुंचा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? विनय ने आगे समझाया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन तुम सच में उस व्यक्ति के प्रति स्वार्थी हो रहे हो। वेंडिगोज ऐसे जीव हैं जो इंसानी मांस खाते हैं। अपने जीवन के हर एक क्षण में वो लगातार भूख से पीड़ित रहते हैं, फिर भी वो मरे हुए प्राणी हैं। चाहे वो कितना भी खा ले, उनका पेट नहीं भरता। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि उसे खत्म कर दो, अपने लिए और उसके लिए भी यही सही रहेगा सार्थक। पॉल, जो दूसरों के साथ खड़ा था, वो ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसने भी पहचान लिया था कि ये प्राणी कौन सा है, क्योंकि वो इस तरह के लोगों से तब मिला था जब वो पहली बार इस ग्रह पर आए थे। सार्थक की झिझक ने परिवर्तन को पूरा होने दिया और वेंडिगो खड़ा हो गया। वेंडिगो ने अपना सिर अंबर और धैर्य की ओर घुमाया और उनकी ओर बढ़ते ही एक जोरदार चीख निकली।
हालांकि सार्थक उनकी रक्षा के लिए उनके सामने खड़ा था। सार्थक ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना। सार्थक ने क्यूआई में लगे हाथ से वेंडिगो के सिर पर वार किया। अगले ही पल उसका सिर धड़ सहित जमीन पर गिर पड़ा। सिस्टम ने मैसेज दिया, परिवार के 10वें सदस्य आपसे भयभीत हैं। 200 रेपुटेशन पॉइंट्स वापस छीन लिए गए हैं। सार्थक को पहले से ही इस तरह के दुष्परिणाम की उम्मीद थी। अब चूंकि सैनिकों का पहला जत्था बदल चुका था, वो 10वें परिवार के सदस्य थे, इसलिए उनका सम्मान खोने के बाद सार्थक की प्रतिष्ठा का गिरना स्वाभाविक था। सार्थक ने सोचा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सार्थक अपने कार्यों को स्पष्ट करना चाहता था कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिले, किसी और के पास कहने के लिए कुछ था। पॉल चिल्लाया, सार्थक, इन लोगों ने तुम पर भरोसा किया और तुमने उनके साथी को इस तरह मार डाला। अपनी मुट्ठी भींचते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पॉल उसे मुक्का मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता और उसे पछतावा होता, पॉल को लगा कि उसके गले पर तलवार रख दी गई है। लियो ने कहा, याद रखो कि तुम अभी किसके लिए काम करते हो। लियो ने अपने साथी वैम्पायर नाइट को चेतावनी देते हुए कहा, वो कौन था जिसने तुम्हारी और तुम्हारे पहले के सैनिकों की जान बचाई? वो सार्थक था, जिसे तुमने अपनी नई भूमिका स्वीकार करते समय रक्षा करने की शपथ ली थी। एक पूर्व जनरल के रूप में तुम्हें अपनी भावनाओं को बेहतर करने के बारे में पता होना चाहिए। उस पर एक नजर डालो। क्या ऐसा लगता है कि वो वही करना चाहता था जो उसने किया? जब सार्थक ने अपना सिर उठाया तो पॉल देख सका कि सार्थक की आंखें उदासी से भरी हुई थी। उनमें से कोई आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन वो बता सकते थे कि सार्थक ने जो किया उसे करने में उसे कोई आनंद नहीं आया था और उसने केवल जरूरत के कारण ऐसा किया। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सार्थक को इस हत्या के बारे में कितना दुख हुआ। दूसरों को अब वैम्पायर में बदले जाने का डर बैठ गया था। उन सभी ने सोचा था कि बदल जाने से वो लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी, बल्कि जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा इसमें जोखिम था। सार्थक को उनके दिलों को शांत करने और उनकी राय बदलने के लिए कुछ करने की जरूरत थी और उसे ये काम जल्दी करना था। सार्थक ने उनके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मुझे इसके बारे में और साफ साफ बताना चाहिए था। जैसा कि आपने देखा कि आपके कुछ साथी हाफलिंग्स बन गए हैं जबकि बाकी लोग वैम्पायर्स बन गए हैं। देखिए, ये प्रक्रिया बहुत रैंडम है, ये आपकी इच्छा से काम नहीं करती है। जो चीज आपका दोस्त बना था उसे वेंडिगो कहा जाता है। वो एक जानवर होते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं और भूख के कारण लगातार दर्द में रहते हैं। दुर्भाग्य से ये विकास और परिवर्तन पलटा नहीं जा सकता है। प्लीज मुझ पर विश्वास करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने ये केवल इसलिए ऐसा किया क्योंकि सच में कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो उसने अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख को संतुष्ट करने के लिए अपने आसपास के लोगों पर ही हमला करना शुरू कर दिया होता। इससे पहले कि वो ये शुरू कर पाता, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर आप नहीं चाहते कि आप वैम्पायर में बदलें तो मैं आप में से किसी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि अगर आप इंसान बने रहना चाहते हैं तो आपको इसके परिणामों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। अगर मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करता तो आप जान ले कि फिर आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वो मौत है। ये आज या कल नहीं हो सकता है, लेकिन ये मत भूलिए कि आप सभी वैम्पायर वर्ल्ड में हैं। यहाँ आकर आपको ये पहले ही अनुभव हो चुका होगा कि वैम्पायर सभी इंसानों को चलते फिरते जूस के डिब्बों से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। देखिए, मैंने जो सौदा किया है उसने मुझे आपको अंदर ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं तो आप ऐसा केवल वैम्पायर बनने के बाद ही कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए सबसे अच्छी स्थिति इस ग्रह पर बुढ़ापे से मरना होगा। आपको वैम्पायर में बदलने से पहले आपको लड़ने का एक और मौका मिलेगा। क्या इसीलिए आप मिलिट्री में शामिल नहीं हुए थे? न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ने के लिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे आपको अपने परिवार को भविष्य में देखने का मौका मिल सकता है। मैं आप सभी से वादा करता हूं, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपके घर परिवारों को जीवन भर मदद मिलती रहे। सार्थक का भाषण उन लोगों को छू गया था। फिर भी जो कुछ हुआ था उसके बाद उनका आश्वस्त महसूस करना कठिन था। मौका छोटा हो सकता है, लेकिन कोई भी इसे लेने के लिए उत्सुक नहीं था। युद्ध में मरना एक बात थी, लेकिन जानवर बनने के बाद मार गिराया जाना यह बिल्कुल अलग बात थी। फिर भी अपने परिवारों के बारे में सोचने की सार्थक की अपील ने उन लोगों को एक नया संकल्प दिया। अपने प्रियजनों के बारे में सोचना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उन्हें इस बीच अपनी कोशिकाओं में सड़न सहने की अनुमति देती थी। वो सपना देखते थे कि अगर उन्हें उनके साथ एक और दिन मिल जाए तो वो क्या करेंगे। इंसानी सैनिकों में से एक चिल्लाया, आप हमसे ये वादा कैसे कर सकते हैं? आप हमारे परिवारों की देखभाल करने का वादा कैसे कर सकते हैं? आप सुप्रीम कमांडर ओमकार नहीं है। आप एक राजा या इस महल में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास यहाँ से बाहर कोई शक्ति है। शांत होने के बाद पॉल ने कदम बढ़ाया और कहा, वो बाहर भी उतना ही शक्तिशाली है। उसका स्थिर ऑरा देकर लियो ने अपनी तलवार वापस खींच ली। पॉल ने कहा, मैं ऐसे ही किसी के लिए काम नहीं करता। जिस व्यक्ति को तुम वर्तमान में देख रहे हो वो न केवल यहाँ के एक पारिवारिक लीडर हैं, बल्कि हमारी इंसानी दुनिया में भी महान पावर हाउसेस में से एक है। वो बिग फोर की तुलना में महान गुट में से एक के हेड भी है। ये आप सभी के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है,
लेकिन जब आप यहां फंसे थे तो बहुत कुछ हुआ है। सार्थक गुप्ता अब वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। क्या सार्थक की असलियत जानने के बाद ये लोग सार्थक की इज्जत करेंगे, या अब भी इनमें से कुछ लोग सार्थक पर शक करेंगे? क्या ये इंसान वैम्पायर में बदलने के बाद सार्थक के प्रति वफादारी निभाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पॉल ने उन सभी 200 लोगों को बताया था कि सार्थक न सिर्फ वैम्पायर के एक परिवार और 10वें महल का लीडर है, बल्कि वो इंसानों की दुनिया में भी वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। पॉल ने सार्थक के बारे में अभी जो खुलासा किया था, उसे सुनने के बाद उनमें से कई लोग अपना मुंह बंद नहीं रख सके। कोई और होता तो वो इसे झूठ मान लेते, लेकिन ये उनके हेड जनरल ने कहा था। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि आप ऐसे ही किसी को फॉलो नहीं करेंगे। काफी बहस और कुछ तथ्य जानने के बाद धीरे धीरे कुछ और लोग अपनी इच्छा से काम करने के लिए आगे आए। हालांकि इस बार सार्थक ने एक कदम पीछे ले लिया और उन लोगों को वैम्पायर बनाने की अनुमति दे दी जो सफलतापूर्वक वैम्पायर बन गए थे। जो लोग फिर वैम्पायर बन गए वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही कर सकते थे। आखिरकार जब भी ये श्रृंखला टूटती, सार्थक को कभी कभार हस्तक्षेप करना पड़ता। जैसे ही एक और वैम्पायर प्रकट हुआ, एक नई श्रृंखला शुरू हो गई। इस तरह वो इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें किसी दूसरी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पॉल की कमांड के तहत सभी सैनिक मजबूत थे, इसलिए उनमें से अधिकांश सफलतापूर्वक हाफलिंग्स के बजाय वैम्पायर्स में बदल गए थे। और अंत में सभी को सफलतापूर्वक वैम्पायर में बदल दिए जाने के बाद भी सार्थक के पास 15 स्लॉट बचे हुए थे। सार्थक ने अनुरोध किया, पॉल ये बहुत लंबा दिन था, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि तुम्हारे लोगों को उनके रहने की जगह मिल जाए। सार्थक ने जैसा कहा था उसके वैम्पायर नाइट ने वही किया। जिन 10 लोगों को लियो ने बदला था और जिन 10 लोगों को पॉल ने बदला था, उन्हें महल में रहने की अनुमति दे दी गई थी। बाकी लोगों के लिए वो महल के भीतरी क्षेत्र में किसी भी हवेली और बड़े घर को चुनने के लिए आजाद थे। अधिकांश सैनिकों ने समूहों में रहना और बड़े घरों में एक साथ रहना चुना। इसका मतलब यह था कि आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारे घर उपलब्ध थे। जहां तक उन्हें व्यवस्थित करने और उनके नए शरीरों के बारे में सीखने की बात है, सार्थक ने यह कार्य गौरव और करण को सौंप दिया। दोनों सभी को जानकारी देंगे कि खून कब वितरित किया जाएगा, उसे कितना और कितनी बार लेना है, और दूसरी चीजें जिनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपनी नई दिनचर्या के अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो सभी सैनिकों के रूप में आदेश लेने के आदी थे। इससे सार्थक के लिए रोजमर्रा की अधिकांश चीजें दोनों पर छोड़ना आसान हो गया। दिन लगभग खत्म हो चुका था और अब सार्थक केवल आराम करना चाहता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग रूम में से एक में आराम करने का निर्णय लिया। वो जानता था कि आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो सो नहीं पाएगा और शांत रहने के लिए उसे अपनी भड़ास को बाहर निकालना होगा। सार्थक ने हताशा में सोचा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा। विनय सार्थक को सांत्वना देने आया और कहा, तुम अपने आप पर सख्त हो रहे हो सार्थक। ईमानदारी से कहूं तो इतने बड़े समूह के लिए केवल एक ही व्यक्ति का बुरा बनना काफी सफलता है। यदि तुम मुझसे पूछो तो नए बने वैम्पायर को, इंसानों को एक प्रकार की श्रृंखला में बदलने की तुम्हारी योजना काफी सरल थी। सार्थक ने तर्क दिया, नहीं, ये समस्या नहीं है। तुम जानते हो कि जब वो आदमी वेंडिगो में बदला और मुझे उसे मारना पड़ा तो मेरा पहला विचार ये नहीं था कि मुझे उसकी जान लेने का दुख है। मुझे इस बात का दुख था कि मैंने ये सोचा कि शुक्र है कि वो मेरा दोस्त नहीं था। उसके साथ जो हुआ कम से कम मेरे दोस्तों के साथ नहीं हुआ। ऐसा करने के लिए मैं खुद से नफरत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुला और जो अंदर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि भूमि थी। भूमि ने कहा, मैं भूल गई थी कि ऐसे दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो इस कमरे का उपयोग करते हैं। भूमि इतना कहते हुए लापरवाही से अंदर चलती रही। सार्थक ने अपना सिर घुमाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के लिए भूमि की ओर देखा। भूमि तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि वो ठीक सार्थक के सामने नहीं आ गई। भूमि ने कहा, तुम ऐसे नहीं हो सकते। अगर मैं अभी जादू या मन के नियंत्रण में होती तो मैं तुम्हें मार सकती थी। सार्थक, मौत सामान्य है, तुम इतने भी शक्तिशाली नहीं हो। यह दुर्भाग्य था कि वो आदमी वेंडिगो में बदल गया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आप को दोष मत दो। देखो, वो लोग सैनिक थे और अभी उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो अच्छे से सोच सके। मुझे ऐसे लीडर की जरूरत है जो अच्छे से सोच समझ सके, समझे? भूमि के शब्दों ने सार्थक को उसके अचंभे से बाहर कर दिया और अब जाकर उसे ध्यान आया कि भूमि सार्थक के कितने करीब आ गई थी। तभी अचानक उसके दिमाग में विनय के उसे अपनी रानी बनाने के शब्दों का विचार आया। अपने बगल में भूमि के साथ सिंहासन पर खुद की कल्पना करते हुए सार्थक का चेहरा थोड़ा लाल होने लगा। भूमि ने सार्थक के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सार्थक ने कहा, नहीं, कोई अचानक ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज से सार्थक रुक गया। ओह सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि कोई और यहाँ पर है। तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना, सॉरी। दरवाजे पर निशिका थी। निशिका ने सार्थक और भूमि को एक साथ अकेले में देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उसी समय दरवाजे के दूसरी तरफ निशिका को अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। निशिका ने सोचने की कोशिश की, वो क्या था? फिर भी निशिका का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था
कि उसे चिंता होने लगी ये उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। निशिका ने सोचा, उसने अपना हाथ सार्थक के चेहरे पर रखा था, क्या वो दोनों किस करने वाले थे? निशिका ने सार्थक और भूमि दोनों की केवल एक झलक देखी थी और वो दोनों एक दूसरे से दूर खड़े थे। फिर भी निशिका के मन में उथल पुथल मची हुई थी। निशिका की कल्पना ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि उसने भूमि को सार्थक के गाल पर हाथ रखे हुए देखा था और निशिका बिल्कुल सही समय पर किसी महत्वपूर्ण बात को रोकने के लिए उनके बीच में आ गई थी। निशिका ने आगे सोचा, वो दोनों ठीक है, वो एक दूसरे के लिए अब एकदम सही होंगे। मेरा मतलब है कि भूमि वैसे भी मेरी तुलना में काफी स्पेशल है। मैंने वैसे भी सार्थक के लिए आज तक किया ही किया है। निशिका बहुत नाराज हो गई और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके गाल पर कुछ चल रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि निशिका की आंखों से बह रहे आंसू थे। आंसुओं को पोंछकर निशिका ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। अचानक निशिका के पीछे का स्लाइडिंग दरवाजा खुल गया और वो पीछे की ओर गिरते हुए अपना पैर हवा में उठा बैठी, लेकिन उसे लगा कि जमीन पर गिरने से ठीक पहले किसी ने उसे पकड़ लिया। सार्थक ने निशिका को उसके पैरों पर खड़ा करते हुए कहा, अरे आराम से निशिका, तो ये तुम ही थी जिसे हमने अभी देखा था? हाँ? भूमि जो वहां मौजूद थी वहां से आगे बढ़ने लगी और ऐसा करते समय उसने निशिका के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा और कहा, ओ हेलो, मुझे सार्थक में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकती हो। भूमि ने निशिका के कान में फुसफुसाया और चलती बनी। निशिका ने सोचा, वो ऐसा क्यों कहेगी? क्या ये दोनों की निशिका आगे कुछ सोचती उससे पहले ही सार्थक बीच में बोल पड़ा। सार्थक ने कहा, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी? सार्थक ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि सार्थक ने निशिका को ट्रेनिंग रूम में पहले कभी नहीं देखा था। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि सिया, जो आमतौर पर हमेशा निशिका से चिपकी रहती थी, वो भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ईमानदारी से कहें तो सिया की घटना से पहले सार्थक और निशिका बहुत करीब हुआ करते थे। दुर्भाग्य से वो अब निशिका की नई बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत सहज महसूस नहीं करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक हाल ही में निशिका से बहुत कम मिलने जुलने लगा था। निशिका ने सार्थक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अब हाँ। निशिका बोलते समय अपने बालों को घुमा रही थी। निशिका ने सोचा कि जब तक उसके पास खेलने के लिए कुछ है तब तक उसे कम घबराहट होगी। निशिका ने आगे कहा, मैंने देखा था कि पहले की घटना ने तुम्हें बहुत निराश कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बात करने के लिए किसी की जरूरत होगी तो। सार्थक नाराज हो गया। उसने पूछा, क्या ये इतना स्पष्ट था? मेरे बारे में चिंता करने के लिए थैंक यू निशिका। असल में भूमि मुझसे उसी बारे में कुछ बातचीत करने के लिए मेरे पास आई थी। वैसे भी ये उसका अलग वर्जन है, चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान नहीं खोऊंगा। हालांकि चूंकि तुम पहले से ही यहाँ पे हो तो क्यों ना हम दोनों थोड़ी बातचीत कर ले। वैसे भी हमें बातचीत करे हुए काफी समय हो गया। हालांकि सार्थक ने यह सुझाव काफी स्वाभाविक रूप से दिया था, लेकिन एक और कारण था कि वो निशिका से अब तक बच रहा था और सार्थक ने सोचा कि इस बारे में उससे बात करने का इससे बेहतर समय क्या हो सकता है। सार्थक द्वारा कहीं और जाने का सुझाव देने के बाद निशिका ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि ऐसा लग रहा था कि सार्थक उसे किसी एक बेडरूम की ओर ले जा रहा था, निशिका ने तुरंत डाइनिंग हॉल में जाने का सुझाव दिया। निशिका थोड़ा चिंतित थी कि एक कमरे में सिर्फ एक लड़के और लड़की का होना काफी अजीब होगा और जिस तरह से निशिका का दिमाग अभी काम कर रहा था वो ऐसा कुछ भी संभाल नहीं पाएगी। डाइनिंग हॉल पूरी तरह से खाली था क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। बाकी अधिकांश लोग अब तक सो रहे थे। सार्थक और निशिका दोनों एक बड़ी गोल टेबल पर एक दूसरे के सामने जाकर बैठे थे। पहले तो बातचीत काफी अच्छी चल रही थी और ये इस बात का पता लगाने जैसा था कि वो दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अतीत और पुराने समय के बारे में बात करना शुरू कर दी। इस बातचीत के दौरान सार्थक को एहसास हुआ कि निशिका के मन में क्या चल रहा है। निशिका ने सार्थक से पूछा, अर्जुन को क्या हुआ है? वो वास्तव में अर्जुन जैसा नहीं लगता। सार्थक ने समझाया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे खेद है कि मेरे पास अभी तक तुम्हारे साथ सभी विवरणों पर गौर करने का समय नहीं है। तुम दूर थी और फिर हम अचानक उस मैच में मिले। सार्थक एक क्षण के लिए रुका, फिर सार्थक ने निशिका को खन्नाओं वाली कहानी के बारे में बताना जारी रखा। निशिका ने पूछा, ये तो बहुत बुरा हुआ, बड़े दुख की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि हम अर्जुन को कभी पुराने जैसा कर पाएंगे? सार्थक ने कहा, मैंने अभी हार नहीं मानी है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि शक्तियां कभी खत्म नहीं होती हैं। यदि कोई शक्ति वाला व्यक्ति मर जाता है तो वो शक्ति फिर से कहीं और प्रकट हो जाती है। ये सच है या नहीं कौन जानता है, और शायद ही कुछ ऐसा है इसे प्रकट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यह शक्ति रखने वाले हर व्यक्ति को मरना होगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है ना? ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी कर रहा हूं। निशिका ने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। लेकिन अर्जुन के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर इस दिन यह दूसरी बार था कि निशिका को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, यहां तक कि उसके पेट में भी हल्की हल्की मरोड़ होने लगी थी। सार्थक अचानक से बोल उठा, कैसे तुम अब तक मेरे पास नहीं आई? हाँ, निश्चित रूप से ये एक सवाल तुम्हारे मन में काफी समय से रहा होगा। निशिका ने नीचे देखा और अपनी उंगलियों को घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि सार्थक क्या कह रहा था। निशिका ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अभी तक तैयार ही नहीं थी। सिया से बात करने के बाद और जिस तरह से वो व्यवहार कर रही है, मैं काफी हद तक समझ सकती हूँ कि क्या हुआ था। तुम जानते हो, पहली रात जब मुझे इसका पता चला
मैं रोना बंद नहीं कर सकी। मेरी माँ वो दूसरी माँओं की तरह नहीं थी। हमने वास्तव में कभी भी एक साथ काम नहीं किया था, और जब भी हम बात करते थे तो वो बातें हमेशा शुद्धम ग्रुप के बारे में ही होती थी। सार्थक ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। निशिका, तुम्हारी माँ सच में तुम्हारी परवाह करती थी। शायद उन्होंने ये नहीं दिखाया, लेकिन कम से कम उनके आखिरी पल सिर्फ तुम्हारे लिए समर्पित थे। निशिका ने कहा, मुझे पता है। निशिका ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और आगे कहा, मैं उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकती हूं जो मेरी मां ने मुझे दी है। क्या निशिका के अंदर क्यूआई की शक्ति उसकी मां जितनी ही शक्तिशाली और ताकतवर है? क्या निशिका भी अपनी मां की तरह ही शक्तिशाली है और क्यूआई की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है? यह होगा अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक और निशिका उसकी मां के बारे में बात कर रहे थे और सार्थक ने निशिका को बताया कि उसकी मां ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है। उनकी ऊर्जा अब निशिका के अंदर है। निशिका ने भी सार्थक को बताया कि वो अपनी मां की इस ऊर्जा को महसूस कर सकती है। सार्थक ने पूछा, क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारा हाथ छू सकता हूं? निशिका की बात सुनने के बाद सार्थक ने उससे अनुरोध किया। वो निशिका की बात का मतलब समझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो क्यूआई के बारे में बात कर रही थी। निशिका ने हैरान होते हुए पूछा, क्या? निशिका घबराने लगी। जब उसने सार्थक को अपने हाथ टेबल पर रखते हुए देखा तो वो थोड़ा झिझकी, लेकिन अंततः उसने अपने हाथ सार्थक के हाथ पर रख दिए और उन्हें पकड़ लिया। फिर सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली और निशिका ने भी वैसा ही किया। निशिका ने कहा, वो क्या करने वाला है? मेरा दिल, मैं इसे लंबे समय तक नहीं झेल सकती। सार्थक ने एक पल के बाद आंखें खोली और कहा, हो गया। निशिका को थोड़ी निराशा हुई। सार्थक ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मां की क्यूआई सच में तुम्हारे अंदर है। यह उनका तुम्हारे लिए आखिरी उपहार होगा। हो सकता है कि यह उनके चरम पर उतना मजबूत ना हो, क्योंकि उन्होंने इसका उपयोग तुम्हें ठीक करने के लिए किया था, लेकिन ये काफी मजबूत ऊर्जा है। कहो, तुम इसके बाद क्या करने जा रही हो? क्या तुम शुद्धम ग्रुप में वापस जाने की योजना बना रही हो? सार्थक ने आश्चर्य से पूछा। निशिका ने कहा, मैं शुद्धम ग्रुप में जाने का इरादा तो रखती हूं, लेकिन वहां रहने की मेरी कोई योजना नहीं है। मेरी मां वो शुद्धम ग्रुप के संस्थापकों में से एक थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इसका कारण नहीं बताया। मुझे उम्मीद है कि उनके पास लौटकर मुझे पता चल जाएगा कि सुपर पावर वाले लोगों से वो इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती थी। कभी कभी वो मुझे घृणा भरी नजरों से भी देखती थी। एक बार मुझे ये पता चल गया, निशिका वहीं रुक गई, क्योंकि तभी उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में उस बिंदु से आगे के भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं था। अतीत में वो जीवन में अपनी मां के मार्ग पर चलती थी, लेकिन अब निशिका की मां चली गई है। सार्थक ने निशिका का खाली रूप देखकर उसे सलाह दी और कहा, तुम इसे बाद में समझ सकते हो। हमारी प्राथमिकता अभी डामिस एलियन को हराना होनी चाहिए, या कम से कम इस जगह से बाहर निकलना, वरना चिंता का कोई भविष्य नहीं होगा। सार्थक और निशिका की बातचीत को कुछ दिन बीत चुके थे और उनके नए परिवार के सदस्य आसपास की चीजों को अब समझने लगे थे। सार्थक हर दिन रेपुटेशन पॉइंट्स प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसने फिलहाल ज्यादा टावर लगाना बंद कर दिया था। वो अभी खुद पर और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था और उसने सोचा कि सामने वाले दोनों टावर्स अभी के लिए ठीक हैं। हालांकि सार्थक ने उन 2 टावर्स को लेवल 3 में अपग्रेड कर दिया था, जिससे वो पहले से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो गए थे। जहां तक मूर्ति की बात है तो उसका कोई लेवल नहीं था, क्योंकि वो अपने तरीके से अनूठी थी। एक दिन जब सार्थक लैब में धैर्य और प्रखर की जांच कर रहा था, तब पॉल के लिए काम करने वाले लोगों में से एक ने आकर उन्हें सूचित किया कि वहां एक आगंतुक आया था, मतलब दूसरे परिवार के वैम्पायर नाइट्स में से एक। इस वक्त 10वें महल में सार्थक से मिलने आया था। ये थोड़ा हैरानी और चर्चा दोनों का विषय था। विनय ने कहा, तो आखिरकार ये शुरू हो गया। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये दूसरे परिवार की लीडर शिखा है, और ये वही है जो सिया की याददाश्त वापस ला सकती है। ये स्पष्ट है कि वो हमसे कुछ चाहती है, लेकिन शायद हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सार्थक ने आदेश दिया, उन्हें अंदर आने दो। सार्थक जहां था वहां से नहीं मिला। वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि ये इतनी बड़ी बात थी कि एक नाइट उससे मिलने आया था। सौभाग्य से एक परिवार के लीडर के रूप में उसने अपने मेहमानों को पछाड़ दिया, इसलिए उन्हें उनके पास आने का इंतजार करने का सौभाग्य मिला। इस बीच सार्थक ने वो करना जारी रखा जो वो कर रहे थे। इस मामले में धैर्य ने प्रखर के साथ मिलकर हाल ही में बनाई गई नई चीजों की जांच की। आखिरकार महिला नाइट कमरे में दाखिल हुई। उसके छोटे भूरे बाल और बड़ी बड़ी आंखें थीं। उन तीनों की नजर सबसे पहले उसकी आंखों के नीचे पड़े गड्ढों पर पड़ी। सबसे पहले वैम्पायर्स को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए किसी भी वैम्पायर की आंखों के नीचे ये काले गड्ढे देखना दुर्लभ था। उस नाइट ने सम्मान के संकेत के रूप में सार्थक को तुरंत प्रणाम किया और तुरंत अपना संदेश देने चली आई। नाइट ने कहा, दूसरे परिवार की लीडर शिखा चौधरी आपको आज रात 6 बजे अपने महल में एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करती हैं। वहां कई दूसरे लीडर्स भी मौजूद होंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि आप उनके साथ शामिल होंगे।
वो वादा करती हैं कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। इसके बाद वो नाइट वहां खड़ी रही जैसे कि वो जवाब का इंतजार कर रही हो, लेकिन सार्थक ने उसे हाथ मिलाकर दूर कर दिया और उसे जाने की अनुमति दे दी। सार्थक ने सोचा, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा दीपेश ने भविष्यवाणी की थी। शिखा जरूर मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि अगर मुझे उनकी और योजनाओं के बारे में जानना है तो वो मीटिंग सबसे उपयुक्त जगह होगी। दीपेश ने अपने वादे पूरे किए, इसलिए अब मेरा उस एहसान का बदला चुकाने का समय आ गया है। प्रखर अपने हाथ में एक अजीब उपकरण घुमा रहा था। इस उपकरण को धैर्य ने बनाया था। सार्थक के जाने से पहले उसने सार्थक को चेतावनी देने के बारे में सोचा और कहा, सार्थक, मुझे वो औरत पसंद नहीं है। वो ये मीटिंग्स तुम्हारे यहां आने से पहले भी कर रही थी, इसलिए वो निश्चित रूप से तुम्हें इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। सार्थक, यदि तुम्हें कभी भी उसे थप्पड़ मारने के लिए किसी की जरूरत होगी तो तुम मुझे याद कर लेना। सार्थक ने अजीब तरीके से जवाब दिया। ठीक है। धैर्य ने असल में कुछ दिन पहले निशिका से सुना था कि उसके और शिखा के बीच क्या हुआ था। मीटिंग से आधे घंटे पहले सार्थक ने फैसला किया कि वो इसमें भाग लेगा। सार्थक को इतना तो यकीन था कि वो उस पर हमला नहीं करेंगे। आखिरकार वो उसे अपनी तरफ तो चाहेंगे ही। फिर भी अगर वो कुछ बेवकूफी करना चाहते थे तो सार्थक इतना आश्वस्त था कि वो अपनी छाया से बच निकलने में सक्षम था। महल छोड़कर सार्थक ने अपना चेहरा ढकने के लिए एक हुड पहना और दूसरे महल की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक और आगंतुक 10वें महल में पहुंचा। ये एक और वैम्पायर नाइट था। महल में प्रवेश करते हुए उस नाइट ने जिस पहले व्यक्ति से मिलने के लिए कहा वो सार्थक नहीं बल्कि लियो था। एक सिपाही उसे लेने आया था। लियो ने पूछा, मुझे आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप यहाँ उस मैच के लिए आई हैं जिसके बारे में हमने बात की थी? ये नाइट कोई और नहीं बल्कि चांदनी ही थी। चांदनी ने जवाब दिया, दरअसल मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आई हूँ। दीपेश के साथ अपनी बातचीत के बाद से सार्थक सोच रहा था कि दोनों समूहों में से कौन पहले उससे संपर्क करेगा। क्योंकि राजा को अलविदा कहने का दिन भी करीब आ रहा था। राजा जल्द ही वैम्पायर बस्ती को छोड़कर एक गहरी नींद में जाने वाला था, इसलिए उसे थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। लेकिन अभी तक किसी ने भी उससे संपर्क नहीं किया था। सार्थक को थोड़ी हैरानी हो रही थी कि क्या बाकी के लीडर्स को उसके वोट की जरूरत नहीं थी या वो लोग उसके पीठ पीछे कोई प्लानिंग कर रहे थे। बिना किसी नई जानकारी के उसने वैम्पायर नाइट से मिलने से भी स्वाभाविक रूप से परहेज किया था। सार्थक ने सोचा, सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि दुर्गेश ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सार्थक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खुद में उसके पीछे कुछ न करने का कारण सोच रहा था। सार्थक को यहां रहकर इतना तो पता चल ही गया था कि दुर्गेश सार्थक को बिल्कुल पसंद नहीं करता और 10वें परिवार के लिए तो उसके मन में गुस्सा पहले से ही है। विनय ने सार्थक को समझाते हुए कहा, इसकी संभावना नहीं है कि वो कुछ साजिश करने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश के पास बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो नियमों का पालन करने के लिए भी जाना जाता है। उस मामले में बाकी लीडर वास्तव में दुर्गेश का सम्मान करते हैं। दुर्भाग्य से ये भी उन्हें एक व्यवहार्य उम्मीदवार बनाता है। नियमों का पालन करने वाले लीडर को भी वर्तमान लीडर गद्दी पर देखना चाहेंगे। अगर इस बात का कोई सबूत है कि नियमों के दायरे से बाहर की किसी तरह की कार्रवाइयों से उनका कोई लेना देना है, तो इससे दुर्गेश की राजा बनने की संभावनाएं काफी हद तक बर्बाद हो जाएंगी। फिर भी सार्थक की असहज भावना इससे बेहतर नहीं हुई। तनाव ये बना रहा कि नया राजा चुने जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंत में शहर में भेष बदलकर चलने के बाद सार्थक दूसरे महल के भीतरी क्षेत्र में पहुंच गया। उसकी शैडो का उपयोग करके यात्रा करना तेज होता, लेकिन अभी सार्थक पहले से कहीं ज्यादा सतर्क था। उसके पास खून से भरा एक फ्लास्क था और वो अपने किसी भी शैडो एमसी पॉइंट का उपयोग नहीं करना चाहता था। जब सार्थक ने अपना हुड उठाया तो गार्ड को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वो झुक गया और फिर महल की ओर जाने लगा। जगह के चारों ओर देखने पर यह निश्चित रूप से ये महल उसके महल की तुलना में ज्यादा जीवंत लग रहा था। सार्थक वहां के लोगों के चेहरों पर मुस्कान देख सकता था और वहां छोटे बच्चे भी मस्ती कर रहे थे। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने महल में भी ऐसी ही चहल पहल देखेगा। एक दिन 10वें परिवार के लोग भी इसी तरह खुश रहेंगे। उन बच्चों को खुश देखकर सार्थक सोचने लगा, ये उन कुछ परिवारों में से एक था जब सार्थक ने वैम्पायर बस्ती में बच्चों को देखा था। अपने चलने के दौरान उसने अपनी तरफ से सुरक्षा के सभी रूप की जांच की। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दीवारों के अलावा कोई टावर या किसी दूसरे प्रकार की रक्षात्मक संरचनाएं नहीं थी। फिर आंतरिक क्षेत्र में रहने वाले वैम्पायर्स अपने परिवार के सबसे मजबूत सदस्यों में से कुछ थे। लीडर्स के मतभेदों के बावजूद ऐसा भी नहीं था कि एक दूसरे पर हमले आम बात हो। वो एक दूसरे से कितने भी नाराज क्यों ना हो, कभी एक दूसरे पर हमले की बात वो नहीं सोचेंगे। हालांकि सार्थक दूसरे वैम्पायर से अलग नहीं था। वो जानता था कि एक शक्तिशाली व्यक्ति उनके लिए आ रहा है, पर एकमात्र सवाल यह था कि वो वास्तव में कब आएगा। महल में प्रवेश करते हुए सार्थक ने देखा कि उस जगह का लेआउट लगभग उसके महल जैसा ही था। प्रवेश द्वार एक भव्य स्वागत कक्ष की ओर भी जाता था।
और कमरों का आकार भी वही था। मुख्य अंतर अंदर की सभी सजावटें थीं और यह तथ्य कि इन कमरों में एक स्पष्ट विशिष्ट एहसास था कि वो सभी लोग अंदर रहते थे। सार्थक ने सोचा, मुझे सच में हमारी जगह को थोड़ा साफ करने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत है। अब जब मैं इतनी साफ सुथरी जगह को देखता हूं तो तुलना करने पर हमारे महल से गंदे पतंगे के गोले जैसी गंध आती है। और हमारे पास अभी भी बहुत सारे खाली कमरे हैं जिनमें धूल और हथियार और तस्वीरें हैं जो दशकों से वहां पड़ी हुई हैं। आखिरकार गार्ड सार्थक को सीढ़ियों से ऊपर ले गया जब तक कि वो सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच गए। वो दोहरे दरवाजों की एक जोड़ी के सामने रुके और एक दरवाजा जो उनके साथ चल रहा था वो 2-4 बार रुका। एक आवाज आई, 10वें परिवार के लीडर सार्थक गुप्ता मौजूद हैं। घोषणा होने के बाद अंदर से 2 वैम्पायर्स ने जोर लगाकर वो बड़ा सा दरवाजा खोल दिया। दूसरे परिवार की लीडर शिखा चौधरी, जिसने सार्थक को आमंत्रित किया था, वो उस कमरे में दूसरी ओर मौजूद थी। उसके हाथ में चाय का एक कप था और उसके होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। उसने विक्टोरियन स्टाइल में एक बड़ी काली ड्रेस पहनी हुई थी जो इस समय ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वो किसी बड़ी सी पार्टी में जा रही हो। शिखा ने कहा, पिछली बार जब मैंने आपको देखा था उस हिसाब से आप इस वक्त निश्चित रूप से अलग दिख रहे हो। शिखा ने सार्थक का अभिवादन किया और आगे कहा, मैं आपसे आमने सामने बात करने के लिए उत्सुक हूं। पिछली बार दुर्भाग्य से इसका कोई अवसर नहीं मिला था। क्या होगा इस मीटिंग में? क्या सार्थक शिखा का साथ देगा या फिर नहीं? क्या इरादे हैं दुर्गेश के? क्या करने वाला है वो राजा बनने के लिए? कौन बनेगा अगला राजा वैम्पायर का? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक शिखा से मिलने आया था। शिखा ने सार्थक का स्वागत किया और अभिवादन करते हुए उसे कमरे में बुलाया जहां और कई लोग मौजूद थे। शिखा के पीछे देखते हुए, जिसने संभवतः इस पूरी शाम का आयोजन किया था, सार्थक ने कई परिचित चेहरों को देखा और उन्हें वो तुरंत पहचान गया। वह चौथे परिवार का लीडर जय तनेजा था, जिसके साथ भूमिगत सुरंगों में सार्थक की थोड़ी बहुत झड़प हुई थी। हालांकि दूसरा अपनी शक्ति की पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ था। उसका विस्फोटक खून का हमला निश्चित रूप से खतरनाक था। फिर वहां एक बहुत ही परिचित चेहरे वाला व्यक्ति था जिसका वहां होना कोई संयोग नहीं था, क्योंकि वो उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक पार्थ का पिता यानी कि आकाश सिंघानिया भी वहां मौजूद था। वह एक बड़ा वैम्पायर भी था जो हमेशा सिर से पांव तक मोटे काले कवच से ढका रहता था। उसका नाम मनीष पाठक है। वो 9वें परिवार का लीडर है जो भूमिगत सुरंगों और उनमें रह रहे कैदियों का इंचार्ज था। बाकी 2 से सार्थक व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था, वो उन्हें केवल नाम से जानता था। बाईं ओर सबसे दूर 5वें परिवार की लीडर सनी दीवान और उसके बगल में 12वें परिवार का लीडर डेविड शुक्ला बैठा हुआ था। विनय ने कहा, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ऐसा लगता है कि इस प्रकार की चीजें अब भी नहीं बदली हैं। समूह समान रूप से विभाजित है। विनय ने शोक व्यक्त किया। उसे बहुत दुख था कि इस वक्त भी उसे ये गुटबाजी देखनी पड़ रही है। सार्थक तुरंत समझ गया कि विनय का इससे क्या तात्पर्य है। कुल मिलाकर 13 परिवार थे, इसलिए जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था वो सभी शिखा के पक्ष में होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो शिखा ने अपने लिए 6 वोट हासिल कर लिए थे। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसने अनुपस्थित रहने की योजना बनाई हो, दूसरे पक्ष के पास भी 6 बचे होंगे, जिसका मतलब है कि सार्थक का वोट टाई ब्रेकर होगा। सार्थक को आश्चर्य हुआ। उसने विनय से पूछा, क्या ये गठबंधन पहले जैसे ही है? विनय ने उत्तर दिया, ज्यादा नहीं, बहुत हद तक ये समान है, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव जरूर हैं। सार्थक ने खुली सीट पर जाने से पहले जवाब दिया, आप सभी से दोबारा मिलकर खुशी हुई। सार्थक सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए नीचे झुका और जिस सीट पर वो उसे निर्देशित कर रहे थे उस तरफ बढ़ गया। वो बता सका कि वो न केवल उसे घूर रहे थे बल्कि उसे जज भी कर रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि उसका कारण यह था कि उसकी गंध पिछली बार से बदल गई होगी। जय को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह लड़का एक वास्तविक वैम्पायर लॉर्ड बनने में कैसे कामयाब हुआ, जबकि पिछली बार जब वो यहां आया था तब वो एक वैम्पायर नोबेल के रूप में विकसित हुआ था। जय ने आगे सोचा, वो कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। नहीं, मुझे इस बात की ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो वो आगे चलकर कितना मजबूत हो जाएगा। हमें उससे पक्ष में करना होगा, नहीं तो भविष्य में हालात गंभीर हो जाएंगे। शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हर कोई यहाँ है तो मुझे बातों को घुमाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना सार्थक? आपको वापस बुलाए जाने का कारण यह है कि वर्तमान राजा जल्द ही अपनी शाश्वत नींद में जाने वाले हैं। ऐसा होने के बाद 1 सप्ताह का शोक मनाया जाएगा। उस दौरान हर एक लीडर को अपना पक्ष रखना होगा कि वो क्यों चाहते हैं कि वो अगले राजा बनने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं, या उन्हें एक राजा क्यों बनना है। 8वें दिन काउंसिल अगले राजा के साथ साथ उनके रॉयल वैम्पायर नाइट्स पर निर्णय लेने के लिए मतदान करेगी। आमतौर पर ये 2 होंगे, लेकिन दीपेश ने महामहिम की अंतिम यात्रा में उनके साथ नहीं जाने का फैसला किया है, इसलिए इस बार केवल एक रिप्लेसमेंट चुना जाएगा। विनय के अनुसार ये काफी असामान्य था, क्योंकि रॉयल नाइट राजा के प्रति बहुत वफादार होते थे।
हालांकि सार्थक दीपेश को बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन यह देखना काफी आसान था कि वो राजा के प्रति कितना वफादार था। ऐसे में उसके यहां बने रहने का कारण सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। शिखा ने आगे कहा, मैं बातों को चाशनी में लपेट कर नहीं कहूंगी। आप बहुत समझदार हैं और मुझे पता है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। फिलहाल यहाँ एकत्र हुए हम सभी लोगों ने फैसला किया है कि वो अगली रानी के रूप में मुझे वोट देंगे। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलें, और मैं भी इससे बहुत संतुष्ट हूं। मुझे अगर ये नया पद मिलता है तो मैं कोई बदलाव करने के बारे में नहीं सोच रही हूं। मुझे यकीन है कि आपका गणित खराब नहीं है, इसलिए आपका वोट वास्तव में मेरी जीत सुनिश्चित करने वाला है। दूसरा, जिसके राजा बनने की सबसे ज्यादा संभावना है वो दुर्गेश नागर हैं। आपको मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो पहले से ही आपके खिलाफ बहुत कुछ कर चुके हैं। आपके प्रति उनकी कई शिकायतें हैं और उन्हें इंसानों के प्रति नापसंदगी है। वो इंसानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपसे इतनी शिकायतें होने का मुख्य कारण ही यही है कि आप पहले एक इंसान हुआ करते थे। बेशक मैं अलग हूं और यहाँ के सभी लीडर इसका श्रेय दे सकते हैं। मुझे इन सब चीजों से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने 10वें परिवार के उन लोगों का इलाज किया है जो घायल हो गए थे और जिन्हें उस समय हमारी मदद की जरूरत थी। मैंने आपके 2 सहयोगियों की भी मदद की थी जिन्हें कायरा यहाँ वैम्पायर बस्ती में लाई थी, और मैं 10वें परिवार के साथ उचित व्यवहार करना जारी रखने का इरादा रखती हूं। मैं बस समय आने पर बस आपका वोट मांग रही हूं। सार्थक सब सुनता रहा, फिर भी चुप रहा। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो वो शिखा को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वो कैसी थी। हो सकता है कि वो उस पूरे समय 10वें परिवार से अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रही हो। कम से कम किसी को भी दुर्गेश से बेहतर होना चाहिए। इस समय उसकी राय यही थी। हालांकि शिखा की हरकतें कुछ ज्यादा ही अहंकारी लग रही थी, जैसे कि वो पहले से ही सार्थक के सहमत होने की उम्मीद कर रही थी। उसके लिए सब कुछ ठीक हो रहा था और ये उसे असहज महसूस करा रहा था। फिर उसे प्रखर की ओर से भी चेतावनी मिली थी। उसका दोस्त दूसरों के बारे में अपने फैसले में असामान्य रूप से तेज था, जो सार्थक को चोट पहुंचा सकता था। वो सार्थक का कभी बुरा नहीं होने देगा। सार्थक ने सवाल किया, क्या इस समय वास्तव में एक नया राजा या रानी का चयन किया जाना चाहिए? मेरा मतलब है कि अभी भी इस बारे में कोई खबर नहीं है कि मेरे 10वें परिवार पर किसने हमला किया। हालांकि हमने जो पाया है उसके अनुसार केवल एक ही तार्किक निष्कर्ष निकल पाया है। बाकी परिवारों में से एक परिवार इस हमले में शामिल रहा होगा। मैं आप सभी को अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, फिर भी मैं इस तथ्य को जानता हूं कि मैंने कम से कम इस टेबल पर मौजूद लोगों में से कुछ को नाराज कर दिया है। विनय ने कहा, बहुत बढ़िया सार्थक। विनय ने सार्थक को थोड़ा और प्रोत्साहित करते हुए कहा, और बोलो, उन्हें कुछ ऐसा बोलो जो उन पर दबाव डाले। हम उनसे कुछ कड़े सवाल किए बिना कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे। पहले सार्थक इन लीडर से ऐसी बात करने से पहले थोड़ा घबराया हुआ था, पर विनय के कहने पर सार्थक वो सब कहना चाहता था जो उसके मन में है। सार्थक ने कहा, उदाहरण के लिए हमें पता चला कि हमला रवि नाम के एक ब्लड सकर ने किया था। क्या वो मूल रूप से दूसरे परिवार से नहीं था? और अब अचानक से मुझे नई रानी के रूप में आपको ताज पहनाने के लिए यहां आने का निमंत्रण मिला है। ये बेहद संदिग्ध लगता है मुझे। हालांकि सार्थक के भाषण की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन इसने उसे 10वें परिवार के उन सभी लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिन पर उस समय हमला किया गया था जब वो दूर था, और उसने जो शब्द बोले थे वो सच थे। रवि दूसरे परिवार से था और उसने ही कपिल सहित बाकी लोगों की हत्या की थी। सार्थक की बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक सार्थक को इतना ज्यादा बोलते नहीं देखा था। सार्थक जब पहले भी यहां आया था तब कपिल ही उसकी तरफ से बोला करता था। आज सार्थक को अपने परिवार के बारे में बोलते देख बाकी लोग थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए थे। उन सभी ने इस नए परिवार के लीडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी। फिर भी उनके सूत्रों से पता चला कि वो एक सामान्य 17 वर्षीय लड़का माना जाता था, जिसका 18वां जन्मदिन बहुत दूर नहीं था। भले ही वो सबके सामान्य 18 वर्षीय व्यक्ति जैसा ना दिखता हो, फिर भी उसका अनुभव सीमित होना चाहिए था। वो लोग अभी भी सार्थक को एकटक नजरों से देखे जा रहे थे। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी वो ये थी कि सार्थक के जैसे व्यक्ति को रवि के बारे में कैसे पता चला। क्या उसके पास ऐसे लोग थे, इतने सोर्सेज थे कि उस तक भी रवि जैसे ब्लड सकर की खबर पहुंच गई थी? क्या इसके बाद भी वो लोग उसे एक मामूली 17 साल का बच्चा मान सकते थे? ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो परिवार के पूर्व दूसरे लीडर को नहीं जानते हो। तो उसे इस तरह की जानकारी कैसे मिल सकती थी? दरअसल शुरुआती विचार यह था कि कोई सार्थक की मदद कर रहा था, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। पिछली बार जब परिवार के इन लीडर्स ने सार्थक को काउंसिल की टेबल पर देखा था, तब भी वो एक डरा हुआ युवा लड़का लग रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने उसमें एक चिंगारी देखी थी। कई बार उन लोगों ने सार्थक में एक चमक देखी थी, और आज भी वो चमक उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नजर नहीं आ रहा था, और अब वो एक असली लीडर की तरह अपनी बात सबके सामने रख रहा था। शिखा ने कहा, ठीक है, आपको ये कहने का अधिकार है। शिखा ने अपने चाय के कप से एक घूंट लेते हुए सार्थक की बात को स्वीकार किया। जब उसने कप को नीचे रखा तभी सार्थक ने देखा कि वो चाय लाल रंग की थी और तरल पानी जैसी नहीं लग रही थी। सार्थक ने सोचा,
वो उस खून की गंध को कैसे छिपा रही है? सार्थक ने उस मुख्य समय पर अपना दिमाग भटकने दिया। अब ब्लड सकर से हटकर उसका ध्यान उस चाय पर चला गया था। शिखा ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे मुझे यह कहने का अधिकार है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि वर्तमान लीडर्स का मूल्यांकन उनके परिवार के पिछले लीडर्स के कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए? आपको अपनी इंसानी सोच से छुटकारा पाना चाहिए सार्थक। हम ना केवल एक समान नहीं हैं, बल्कि हम वैम्पायर्स के मामले में पिछली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के परिवार के लीडर के बीच सदियों का अंतर हो सकता है सार्थक। जब हमारे पूर्वज सत्ता में आए थे तब हम में से कुछ का जन्म भी नहीं हुआ था। हमारे पालन पोषण का वातावरण पूरी तरह से अलग रहा होगा। हमारे सोचने का तरीका भी उनसे काफी अलग है। अगर आप इस प्रवृत्ति का पालन करना चाहते हैं तो मुझे आपसे पूछना होगा कि आपके 10वें परिवार के बारे में क्या? आपने भले ही अपने परिवार का नाम बदल लिया होगा, लेकिन 10वां परिवार ही रहेगा सार्थक, चाहे आप कुछ भी कहें। क्या हमें आपको इसके लिए दंडित नहीं करना चाहिए जो विनय ने किया है, या उसके पहले के लीडर्स ने क्या अपराध किए होंगे? आपके हिसाब से तो हमें समय में वापस पीछे जाकर उन लोगों को उनके अपराधों के लिए दंडित क्यों नहीं करते? अपने ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट लेते हुए शिखा ने अपना कप नीचे रख दिया और आगे कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी सार्थक। शिखा ने सार्थक के तर्क का जवाब अपने पेट में आग भरकर दिया। सार्थक को सहमत होना पड़ा कि यह काफी उचित था। वो उनकी किसी भी स्थिति को नहीं जानता था, लेकिन तब वो केवल उनकी जांच करने की कोशिश कर रहा था। स्थिति के बारे में जवाब नहीं तो कोई सुराग पाने की उम्मीद में उसे उनका साथ देना ही होगा। वो बस इतना जानता था कि उनमें से एक ब्लड सकर्स के साथ काम कर रहा होगा। दूसरे परिवार के पूर्व सदस्य के रूप में वर्तमान परिवार का लीडर स्वाभाविक रूप से उनका प्रमुख उम्मीदवार था। मनीष पाठक ने कहा, सार्थक, हम जानते हैं कि यह कोई बहुत अच्छी मीटिंग नहीं है। मनीष बहुत देर से छिपा बैठा हुआ था। क्या होगा इस मीटिंग में? क्या मनीष सार्थक की बातों से आहत हो गया है? क्या इन लीडर्स के बीच मतभेद बढ़ने वाला है? क्या सार्थक शिखा का साथ देने के लिए राजी होगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सार्थक शिखा के आमंत्रण पर उससे मिलने उसके महल में आया हुआ था, जहां कुछ और लीडर्स भी बैठे हुए थे। शिखा ने सार्थक को बताया कि वो चाहती है कि वो उसके पक्ष में वोट करे। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला करे। उसे अपने परिवार के बारे में सोचना था कि इस डील से उसके परिवार को क्या फायदा हो सकता है। सार्थक और शिखा में थोड़ी बहस होती है जिसे बाकी लोग अभी देख रहे होते। मनीष काफी देर से चुप था। उसने बीच में आते हुए कहा, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं सार्थक। मानता हूं कि हम में से बहुत से लीडर्स में बहुत घमंड है और आंतरिक रूप से हमारी तुलना पहले से ही अपने पूर्वजों से की जाती है। हालांकि शिखा का कहना था कि भले ही हम दूसरों के नक्शे कदम पर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार है। जहां तक मेरी बात है, मैं दीपेश की तरह ही सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। हमें भी आपके परिवार के साथ जो हुआ उस बारे में सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मनीष ने आगे कहा, याद है पिछली बार जब आप आए थे, मेरे नाइट्स को मार दिया गया था। पार्थ से पूछताछ की गई थी और उस पर इन्फ्लुएंस स्किल का प्रयोग किया गया था। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कमरे में मौजूद कोई भी शख्स उसका जिम्मेदार नहीं है, और इसमें आप भी शामिल हैं। अगर मुझे किसी पर शक करना चाहिए तो मेरा अनुमान दुर्गेश ही होगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वो आदमी अगला राजा नहीं बन सकता। अगर वो राजा बन गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। दुर्गेश अपने हिसाब से ये दुनिया चलाएगा और उसका नतीजा क्या होगा ये हम सबको पता है। हमें अच्छे से पता है कि वो किस तरह से सोचता है। मनीष पाठक अपनी मुट्ठी भींच रहा था और उसकी बातें दृढ़ विश्वास के साथ बोली जा रही थी। ईमानदारी से कहें तो सार्थक को शिखा की तुलना में उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास हो रहा था। सार्थक ने कहा, देखिए, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत हूं। ईमानदारी से कहूं तो मेरा निर्णय इस बात पर आधारित होगा कि 10वें परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। आप मुझसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जिसके लिए मुझे भविष्य में पछताना पड़ सकता है, इसलिए बदले में मुझे कम से कम इससे कुछ तो हासिल हो। अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें खुलकर बात करनी चाहिए। सार्थक ने इन लीडर से उनकी मदद करने के बदले में कुछ मांग की। डेविड ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? डेविड गुस्से में था और उसकी आवाज से यह स्पष्ट हो गया था कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। हालांकि जब बाकी सभी लीडर्स ने उसकी ओर घूर कर देखा तो वो तुरंत वापस बैठ गया। डेविड को अपने गुस्से को दबाना पड़ा। उसने आगे कहा, ठीक है, बोलो, आप क्या चाहते हो? जब तक आप बहुत अधिक नहीं मांग रहे हो, हमें आपको समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। सार्थक ने कहा, सबसे पहले सुरक्षा। देखिए, ये कोई रहस्य नहीं है कि मेरे 10वें परिवार के साथ अभी भी खराब व्यवहार किया जाता है, जिसमें पूलिंग क्षेत्र में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं और वो कम से कम कहने के लिए चौंकाने वाली हैं।
मैं चाहता हूं कि आपके परिवार के सभी सदस्य तुरंत ये सब करना बंद कर दें। मेरे परिवार के लोगों के साथ न सिर्फ बुरा व्यवहार किया जाता है, बल्कि वो सब बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके साथ भेदभाव करना बंद किया जाए, और ये तभी होगा जब आप लोग इसमें अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि पोलिंग क्षेत्र के लोग ही इसमें सबसे ज्यादा शामिल हैं। अगर 10वें परिवार से जुड़ी कोई ऐसी घटना होनी चाहिए जिसके लिए सजा की जरूरत हो, चाहे वो अतीत में हो या भविष्य में, मैं चाहता हूं कि आप सजा मुझ पर छोड़ दें। बाकी लीडर्स के बीच कुछ मतभेद थे, जो ईमानदारी से अपने लोगों को दूसरे परिवार के हाथों में छोड़ रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके परिवार उन्हें कैसे देखेंगे, वो अपने लोगों की आंखों में कैसे देखेंगे, और वो उनके बारे में क्या सोचेंगे। सार्थक ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे सब कुछ खुद ही तय करने दें। अगर ये हमारे दोनों परिवारों से जुड़ी घटना है तो मुझे एक साथ निर्णय लेने में खुशी होगी कि क्या उचित है। मनीष ने सुझाव दिया, ठीक है, अगर ये मामला इस तरह से है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके सौदे पर सहमत हो सकते हैं, विशेष रूप से वो जिन्हें जेल भेजे जाने के लिए पर्याप्त सजा दी गई है। मैं उन अपराधियों को जरूर आपको सौंप सकूंगा। विनय ने पूछा, सार्थक तुम क्या सोच रहे हो? विनय को आश्चर्य हुआ कि सार्थक इस बात को कहां लेकर जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सार्थक इस वक्त क्या सोच रहा है और ये सब करने से क्या होने वाला है। सार्थक के पास यह अनुरोध करने के दो कारण थे। जल्द ही 10वें परिवार के लोगों के साथ बेहतर व्यवहार होना शुरू हो जाएगा, और ये सार्थक के माध्यम से होगा। इससे सार्थक को कुछ अच्छे रेपुटेशन पॉइंट्स मिलने चाहिए, जिससे वो अपने परिवार की सुरक्षा को और अपग्रेड कर सकता है। सार्थक ने बहुत सोच समझ कर यह सब किया था। वो न सिर्फ अभी के बारे में सोच रहा था, बल्कि आगे के बारे में भी सोच समझकर ही वो ये फैसला ले रहा था। और जहां तक अपराधियों को उसकी तरफ करने की बात है, तो कई बार सजा शाश्वत नींद या आजीवन कारावास की होती थी। सार्थक इसकी जांच करना चाहता कि क्या कुछ मामलों में उनके साथ बहुत कठोरता से न्याय किया गया होगा। यदि ऐसा है तो वो सजा कम कर सकता है और अपनी ताकत बढ़ा सकता है। स्वाभाविक रूप से अगर उसे सहमत होना था कि सजा उचित थी, तो वो कम से कम उन पर शैडो ईटर स्किल का उपयोग कर सकता था, ताकि वो उसकी शैडो पावर को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सके। सार्थक जानता था कि वैम्पायर्स को इस तरह से पीड़ित करना काफी कठोर था, लेकिन अरमान के आगमन के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो हजारों सालों से ऐसा कर रहा था, वो अपने हाथों को गंदा किए बिना कभी भी उसकी बराबरी करने की उम्मीद कैसे कर सकता था। शिखा ने पूछा, क्या कोई और अनुरोध है आपका? शिखा ने दरअसल इसलिए पूछा क्योंकि उसने सोचा कि पहले ही भाग्य में अपनी किस्मत आजमा ली जाए। सार्थक ने उत्तर दिया, हाँ, हालांकि अगला अनुरोध कहीं ज्यादा सरल है और इसमें वास्तव में आप व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। मुझे आपकी शक्ति के बारे में कुछ बताया गया है कि आप एक निश्चित सीमा तक शरीर के एक निश्चित हिस्से पर समय को उलटने में सक्षम हो सकती है। मेरे पास कोई है जिसकी यादें मिटा दी गई हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि क्या उस संबंध में कुछ कर सकती हैं आप। मैं चाहता हूं कि आप उनकी मदद करें। शिखा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कप की ओर देखा जो अब खाली हो चुका था। शिखा खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाते हुए सार्थक के पास चली गई। शिखा ने कहा, मैं सहमत हूं। जब तक आप हमें वोट देते हैं, तब तक आपके दो अनुरोधों का सम्मान किया जाएगा। जब भी आप चाहें, आप बेझिझक उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं। आपकी मदद करके मुझे अच्छा ही लगेगा। हालांकि सार्थक कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता था जिसे बाद में वो तोड़ दे। उसे शिखा और इन लीडर्स का सहयोग प्राप्त करने की जरूरत थी। वो दुर्गेश को राजा के रूप में समाप्त होने की अनुमति नहीं दे सकता था, इसलिए अंत में वो वास्तव में उसे अपना वोट दे सकता था। सार्थक को भी पता था कि अगर दुर्गेश राजा बन गया तो वो सबसे पहले 10वें परिवार के साथ ही कुछ करेगा। वो उन्हें चैन से रहने नहीं देगा, और ये सार्थक के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 10वें परिवार के साथ कुछ होता है तो सार्थक किसी भी तरह के रेपुटेशन पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा, और फिर 10वें परिवार की सुरक्षा को मजबूत करना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। सार्थक ने शिखा से हाथ मिलाया और इसके साथ ही मीटिंग समाप्त हो गई। शिखा ने कहा, इस समय और जब तक वोट शुरू होने के बीच कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यह हमारी आखिरी मीटिंग होगी। सार्थक, आप जो भी करें, वोटिंग वाले दिन तक अपना ख्याल रखने की कोशिश करें और सावधान रहें। शिखा ने सार्थक को बताया क्योंकि वो वहां से जाने वाला आखिरी व्यक्ति था। सार्थक अनिश्चित था कि क्या यह एक धमकी थी या शिखा वास्तव में उसके लिए चिंतित थी। सार्थक शिखा को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि उसे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता, उसके पीछे के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। जगह छोड़ने के तुरंत बाद कमरे में मौजूद लीडर्स में से एक ने बाकी लोगों से दूर महल के ठीक बाहर सार्थक से संपर्क किया था। वो लीडर इस पूरी मीटिंग के दौरान चुप रहा था, और ये कोई और नहीं, पार्थ के पिता आकाश सिंघानिया थे। आकाश सिंघानिया ने सार्थक से कहा, सार्थक, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है।
कुछ ऐसा जो मैं पहले तुमसे कहने में असमर्थ था। धन्यवाद पार्थ को बचाने के लिए। तुम जो कुछ भी कर सकते थे वो करने के लिए धन्यवाद। आकाश ये कहते हुए झुका नहीं था। यह देखकर सार्थक ने माना कि वो इसके लिए बहुत घमंडी था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। सार्थक के लिए यही काफी था। सार्थक ने पूछा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्थ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ परिवार की तरह व्यवहार करता हूं। पार्थ को वैसे आपके महल में कैसा लग रहा है? आकाश चौंक गया, क्योंकि पार्थ तो उसके महल से तभी निकल गया था। कहीं वीराने में एक शख्स आंखें बंद करके सोया हुआ था। उसकी नींद धीरे धीरे खुलती है और वो उठकर बैठता है। तो उसने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा, मैं यहां कितने समय से हूं? उस शख्स को आश्चर्य हुआ जो अभी अभी उठा था। जागने पर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। यह सिर दर्द सुस्त लेकिन लगातार हो रहा था। इसके जल्द ही रुकने का कोई संकेत नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने यह सोचने की कितनी कोशिश की कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचा। उसे जागने से पहले की एक भी बात याद नहीं आ रही थी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तेज दर्द से लड़ते हुए आखिरकार वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोलने में कामयाब हो गया। पहले तो उसने कुछ भी नहीं देखा था। उसकी आंखों को अपने परिवेश के साथ तालमेल बैठाने के लिए समय चाहिए था। उसकी दृष्टि थोड़ी बदली हुई थी, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता था। इस वक्त वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में था। इससे पहले कि वो अपने आसपास की चीजों को समझ पाता, उसे काफी समय लग गया। फिर भी उसके लिए दिन में देख पाना बहुत दूर की बात थी। उसने कहा, मैं वास्तव में कहां हूं? मैं यहां कैसे पहुंचा? और ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और यहां से आगे कैसे बढ़े। अचानक उसके दिमाग की घंटियां धीमी होने लगी और सिर दर्द अचानक धीमा होने लगा। उसने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसे तुरंत एहसास हुआ कि जितना होना चाहिए उसके हाथ उससे ज्यादा भारी थे। उसके प्रयास के परिणाम स्वरूप जमीन पर धातु के खुरचने की आवाज आई। दूसरे हाथ और पैर हिलाने से भी वैसा ही हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो बंधा हुआ था। उसे पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ दिया गया था। वो अपने हाथों और पैरों को ढंग से हिला डुला भी नहीं पा रहा था। एक ही स्थिति में इतनी देर तक बैठे रहने से उसका शरीर भी दर्द करने लगा था। वो कर्कश आवाज में चिल्लाया, उसने जंजीरों को खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह सब होने से पहले वो अपने हर एक हाथ और पैर को केवल 10 सेंटीमीटर तक ही हिला पा रहा था। उसने सोचा, कम से कम मेरे दिमाग में वो इरिटेटिंग आवाज आना बंद हो गई है। यह विचार करने के बाद अचानक उसे एक और चौंकाने वाला एहसास हुआ। वो हैरत में पड़ गया। उसने सोचा, लेकिन मेरा नाम क्या है? मुझे अपने नाम जैसी सरल चीज भी याद क्यों नहीं आ रही है? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? कौन है ये शख्स और किसने पकड़ा है इसे? यहां क्यों कैद है ये और इसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? क्या होगा आगे? सार्थक की बाकी लीडर से डील के बाद सार्थक के परिवार को क्या आगे बढ़ने में मदद मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। किसी वीराने में एक शख्स अकेला जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा था। वो एक अंधेरी जगह थी। उस शख्स को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहां है और यहां कैसे पहुंचा। उसे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था। उस शख्स ने खुद को जंजीरों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर उसने निराशा में चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि जिसने भी उसे यहां रखा है वो आगे आए। ओह, हेलो, हेलो, कोई है? हेलो। वो चाहता था कि किसी को पता चले कि उसे होश आ गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई नहीं आया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कोई भी आगे नहीं आया, पर इससे उस शख्स को बहुत दुख हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ना ही कोई शख्स यहां आ रहा था जिससे वो कुछ पूछ सके। निराश होकर वो अपने सिर को छूना चाहता था, लेकिन एक बार फिर जंजीरों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। एक बार जब उसने देखा कि वो अपना नाम भूल गया है, तो उसने अपने बारे में दूसरी चीजें याद करने की कोशिश की। उसने आंखें बंद करके सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसके सामने सिर्फ एक खाली तस्वीर थी जिसमें कोई नहीं था, वो खुद भी नहीं।
वो अपना नाम, अपनी उम्र, अपना बाहरी रूप या अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन अभी कुछ क्षण पहले ही शुरू हुआ हो और कुछ ही देर पहले उसने अपनी पहली सांस ली हो। अब वो परेशान हो गया था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो घबराने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके आसपास की दीवारें बंद होने लगी हैं। वो फिर से चिल्लाया। निराशा, दर्द और उसके गुस्से ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने गुस्से में अपना पैर जमीन पर बहुत जोर से पटका। ऐसा करने से जमीन का एक हिस्सा टूट गया और ऊपर उठ गया। उसे हैरानी हुई। उसने उस टूटे हुए फर्श को देखकर कहा, यह क्या हुआ? वो टूट गया? उसे थोड़ी उम्मीद जागी। इस बार उसने दोनों हाथों को पकड़कर जितना जोर से संभव हो सका जंजीरों को खींचने लगा। वो देख सकता था कि वो जंजीरें नीचे एक दीवार से जुड़ी हुई थी। हालांकि जब तक वो एक ही सामग्री से बने हुए थे, उसका मानना था कि उसकी पूरी ताकत से वो इन जंजीरों को शायद दीवार से छुड़ा लेगा। उसे लगा कि वो ये जंजीरें आराम से तोड़ सकता है और यहां से निकल सकता है। वो इन जंजीरों को खींचता रहा और जितनी ताकत उसमें थी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता रहा और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। कुछ देर बाद जंजीर का वो हिस्सा जो उस शख्स के हाथ में बढ़ा हुआ था, उस हिस्से के चारों ओर से खून टपकने लगा और अंततः उसने हार मान ली और उसे रुकना पड़ा। उसने कहा, ये बेकार है। ऐसा लगता है कि वो जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। खुद की अच्छे से जांच करने के बाद उसे अपना शरीर ठीक ठाक महसूस हुआ। उसने बस खुद को अभी जंजीरों से पहुंचाई गई चोटों को नहीं गिना। उसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था और इस बात का भी कोई सुराग नहीं था कि वो कौन था। कम से कम कपड़े पहनने से उसे कुछ आराम मिला। फिर भी वो उसे अपने बारे में कोई भी जानकारी देने में बहुत सरल थे। उसे उन कपड़ों से भी कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। एकमात्र बात जो उसे उल्लेखनीय लगी वो ये थी कि उसके बाएं कान में एक बाली थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई हथियार नहीं था। वो सोचने लगा। उसने कहा, ठीक है, जिस किसी ने भी मुझे इस जगह फंसाया है वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से मुझे किसी न किसी तरह यहां आना ही था। जहां दीवार से जंजीरें जुड़ी हुई थी उस ओर चलते हुए उसने अपना हाथ दीवार से सटाया और उसे चट्टान में हल्के उभार और एक खास तरह की पानी जैसी गंध महसूस हुई। उसने कहा, यह दीवार पत्थर की बनी है। फिर ध्यान से सुनने और अपना सिर दीवार से सटाने पर उसे बहते पानी की आवाज भी सुनाई दी। उसने आश्चर्य से कहा, क्या मैं किसी प्रकार की गुफा में हूं? अगर वहां पानी बह रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता भी होना चाहिए। वो यहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जितना जल्दी हो सके उसे यहां से निकल जाना चाहिए, उसे यही लग रहा था। उसे पता था कि एक बार जिस शख्स ने उसे बंदी बनाया है वो यहां आ गया तो वो यहां से नहीं निकल पाएगा। फिर भी जैसे ही उसने गुफा की दीवारों के किनारों को छूते हुए जहां वो था घूमने की कोशिश की, जंजीरें उसे केवल इतनी दूर तक जाने की अनुमति दे रही थी। एक बार फिर उसकी हताशा चरम पर पहुंच गई और वो अपने बाल नोचने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये उसकी आदत है, बावजूद इसके कि उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसा करते समय उसने अपनी बाहें ऊपर उठा ली थी और उसकी कलाइयों से बंधी जंजीरों के आसपास का खून अब उसके कान में पहनी बाली पर आकर लग गया था। उसी क्षण वहां एक उजाला होने लगा। वो बाली उसके कान से अलग हो गई और जमीन पर जाकर गिर गई और हिलने लगी। हिलते हिलते उस सफेद रोशनी ने आकार लेना शुरू कर दिया और आखिरकार वो धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर उसकी रोशनी भी धीमी होकर गायब होने लगी। जब रोशनी पूरी तरह से चली गई तो वो शख्स अपने सामने उस आकृति का पूरा रूप देख सकता था। उस शख्स को थोड़ा अजीब लगा। उसने आश्चर्य में कहा, एक सुअर? उस रोशनी से निकली आकृति ने कहा, बेवकूफ, अरे मैं सुअर नहीं, एक बैल हूं, बैल। क्या तुम इतने सालों के साथ के बाद भी ये नहीं बता सकते? क्या तुमने कोई गलत फहमी के कारण तो मेरा नाम बाली नहीं रखा है ना? क्योंकि मैं तुम्हारे कान में बाली बनकर लटका रहता हूं। ये देखो, मेरी नाक, उस पर एक अंगूठी है जो बताती है कि मैं एक बैल हूं, बैल। अरे देखो। बाला ने शिकायत की और गुस्से में हताश होकर अपने चमगादड़ के पंखों के साथ गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम मेरे कान में कब से लटके हुए थे और तुम मेरी बाली से निकले? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्या तुम जानते हो मुझे? उस शख्स ने इस उम्मीद में पूछा क्योंकि उसे लगा था कि शायद इस सुअर से बात करने पर उसे कुछ याद आ जाएगा या फिर यह सुअर उसे कुछ काम की बात बता सकता है।
बाला ने कहा। तो इसका मतलब है कि वो लोग कामयाब हो गए? मैं साफ साफ देख तो नहीं सकता था कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने केवल आवाजें सुनी थी। पर तब मैं फ्री नहीं था, मेरे पास तुम्हारी मदद करने का समय था ही नहीं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूं। तुम्हारा नाम पार्थ है और तुम मेरे मां। अचानक से बाला बोलते बोलते रुक गया और उसने एक सेकंड के लिए खुद को रोका, क्योंकि उसने सोचा कि ये एक सुनहरा अवसर है। उसने पार्थ से कहा, मेरा नाम बाला है, तुम्हारा नाम पार्थ है और तुम मेरे सेवक हो। हाँ, मैं हूं शक्तिशाली बाला, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। पार्थ ने अजीब सा मुंह बनाया। पार्थ के चेहरे ने बाला को बता दिया था कि पार्थ इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। पार्थ ने तिरस्कार में जवाब दिया, मेरे पास अपने नंगे पैरों के साथ जमीन को कुचलने की शक्ति है, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं एक छोटे से सुअर का सेवक हूं। सॉरी बेल, नहीं, मेरा मतलब है कि बाला, मुझे संदेह है कि यह थोड़ा अजीब है। बाला ने स्पष्ट किया, ठीक है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम मेरे सेवक नहीं हो, लेकिन हम वास्तव में रैंक में एक दूसरे के करीब हैं। देखो, जैसे कि तुम मुश्किल से मेरे ऊपर हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा, ठीक है? भले ही पार्थ उस छोटे बैल को याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इस जगह से बाहर निकलने का एकमात्र मौका हो सकता है। पार्थ ने पूछा, जरूर जरूर, बताओ, अगर आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी पता होना चाहिए जो मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद कर सकता है ना? बाला ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा और उसने जल्दी से एक विशेष व्यक्ति को याद किया, जिसने पहले भी अतीत में पार्थ को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसने बदले में कुछ भी नहीं पूछा था, इसलिए संभावना थी कि वो ऐसा दोबारा जरूर करेगा। बाला ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, है ना, है एक तुम्हारा दोस्त सार्थक। सार्थक पक्के से तुम्हें बचाने आएगा अगर मैं उसे फोन करता हूं तो। बाला के पंख उत्साह के साथ फड़फड़ाने लगे। वो खुश हो गया था कि वो पार्थ की मदद कर सकता है, वो भी बिना कुछ किए। उसे बस किसी तरह सार्थक के पास पहुंचने की जरूरत थी। पार्थ ने कहा, ठीक है, और रही बात उस शख्स की जिसने मुझे बंदी बनाया है, तो वो जो कोई भी था, उसने मुझे जिंदा पकड़ा है, इसलिए जरूर उसे मेरी जरूरत होगी, वरना उसने मुझे कब का मार दिया होता। किसी समय पर उसे मुझ पर कोई टेस्ट करना होगा, या कम से कम मुझे खिलाने के लिए तो उसे यहां आना ही होगा। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि दरवाजा, खिड़की या जो कुछ भी यहां है उसे खोलने की कोशिश करनी होगी, और फिर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर उड़ जाएं। सार्थक को कॉल करें और उसे इस जगह पर वापस ले आए। बाला ने पार्थ की पूरी बात समझी और फिर अपना सिर हिलाया। एक बार फिर उसका मालिक उस पर भरोसा कर रहा था, इसलिए वो मदद करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करेगा। उन दोनों ने अपनी योजना पर आगे बढ़ने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वो ये बताने में असमर्थ थे कि वो कितने समय से यहां इंतजार कर रहे थे और उन्हें कितने समय तक और इंतजार करना होगा। कुछ भी बेहतर करने के लिए बाला ने पार्थ को उसके पुराने स्वरूप के बारे में बताना शुरू कर दिया। आखिरकार पार्थ की वैम्पायर शक्तियां उसके काम आ रही थी। उसकी सुनने की शक्ति ने उसे कहीं न कहीं दूर से उस तक पहुंचने वाले कदमों की आवाज सुनने की अनुमति दी, लेकिन गुफा में इसका पता लगाना मुश्किल था कि वो आवाज कहां से आ रही है। इस बात का पता लगने पर बाला तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया, इसलिए वो नवागंतुक की धारणा से बाहर होगा। जल्द ही गुफा की दीवार का एक हिस्सा साइड में चला गया। ये एक स्लाइडिंग दरवाजे की तरह था। एक पल के लिए पार्थ खुश था कि उनकी योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। यह तब तक था जब तक उसने देखा कि अंदर जो कोई भी आया था वो कम से कम एक इंसान की तरह नहीं दिखता था। नहीं, ये बहुत बड़ा था और इसने अपने दांतों को पार्थ की दिशा में खोल रखा था। इसकी आंखें एक राक्षस की तरह थी और इसकी त्वचा उभरी हुई मांसपेशियों के साथ तंग थी। वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। पार्थ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस बात को देखकर पार्थ केवल एक बात सोच सकता है। उसने सोचा, ये बेहद बदसूरत है और इनके शरीर पर कोई बाल भी नहीं है। जैसे ही वो जीव आगे बढ़ा, बाला तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए उस जगह से बाहर निकल गया जहां से वो शख्स आया था। सौभाग्य से उस जीव ने बैल के पंखों के कारण उसे एक चमगादड़ समझ लिया था। बाला गुफा के माध्यम से उड़ता रहा, घूमता रहा, ये देखते हुए कि ये एक नियमित गुफा नहीं थी। यहां एक पूरी सभ्यता रहती थी जिसमें बहुत से जानवर थे जो बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसा एक उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। बाला के पास उन्हें देखने का समय नहीं था। उसे एक रास्ता खोजने की जरूरत थी। कोई रास्ता ना सूझने पर उसने बहते पानी की आवाज का पीछा किया।
कुछ मिनट बाद उसने बाहर की ओर उड़ान भरी और अंततः गुफा से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि वो वास्तव में एक झरने के पीछे था। बाला ने सोचा, पार्थ, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। सार्थक तुम्हें जरूर बचा लेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले किया था। मुझे पता है कि वो ये करेगा, मुझे पता है। बाला ने फिर वैम्पायर बस्ती की ओर उड़ान भरना शुरू कर दी। कौन है ये लोग जिन्होंने पार्थ को कैद करके रखा हुआ है, और क्यों उन्होंने पार्थ की याददाश्त मिटा दी है? क्या पार्थ किसी बड़े खतरे में है? क्या बाला सार्थक को ढूंढकर यहां ला पाएगा? क्या सार्थक फिर से पार्थ की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब पार्थ ने अपने परिवार के सदस्यों को अपने सोल वेपन के बारे में बताया था तो पूरा परिवार इससे बहुत खुश था, पर आकाश सिंघानिया कुछ समय के लिए अनिश्चित था कि उस जानकारी के साथ क्या किया जाए। पार्थ ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, पर पार्थ के जाने के बाद आकाश सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसका उपयोग वैम्पायर काउंसिल में उनके पूरे परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा सकता था। खासकर जो कुछ हुआ था उसके बाद तो उसे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। पिछली घटनाओं के कारण सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा थोड़ी अविश्वसनीय थी। हालांकि आकाश को अब इसकी परवाह नहीं थी। वो पार्थ के साथ हुए हादसे के बाद बहुत ही बदल गया था। लंबे समय तक इस पर विचार करने के बाद कि इसके साथ क्या करना है, उसने फैसला किया कि कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका इस जानकारी को राजा के साथ साझा करना था, या कम से कम दीपेश के साथ, जो इसे आगे बढ़ा सके। इस तरह यह राजा पर निर्भर होगा कि वो इसके साथ क्या करे। अगर वो ये जानकारी राजा को दे देता है तो वो इस पूरी सुविधा से मुक्त हो जाएगा। इस जानकारी को गुप्त रखना थोड़ा परेशानी भरा हो सकता था, पर जब वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को इस बारे में बता देता है तो इससे शायद ही उस पर या उसके परिवार पर कोई असर पड़ेगा। हालांकि इस पद्धति में एक समस्या थी। आकाश इस बारे में पूरी तरह से बेफिक्र हो गया था, पर फिर उसके दिमाग में कुछ और बात आई। वो किसी सोच में पड़ गया था। आकाश और चांदनी को ऐसा लगा कि यह साझा करने के लिए उतनी जानकारी नहीं थी। हालांकि पार्थ ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी थी। यह एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने वैम्पायर्स को एक जाति के रूप में हमेशा के लिए बदल दिया। यह गारंटी थी कि राजा जिम्मेदार व्यक्ति को पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित करेगा। दुर्भाग्य से पार्थ आधिकारिक तौर पर अब 13वें परिवार का सदस्य नहीं था, इसलिए वो दोनों ही ये चाहते थे कि पार्थ व्यक्तिगत रूप से ये समाचार दे और उसकी महिमा प्राप्त करे। आकाश सार्थक के बदले की तारीफें और प्रोत्साहन नहीं लेना चाहते थे। आकाश सिंघानिया को उम्मीद थी कि पार्थ का यह योगदान राजा को अपने आदेश को पलटने के लिए प्रेरित कर सकता है, ताकि वो एक बार फिर पार्थ को 13वें परिवार का हिस्सा होने का मौका दे सके। फिर भी चांदनी अपने पिता के इस विचार से असहमत थी। उसे लगा कि भले ही इस खोज के कारण 13वें परिवार से निर्वासन उलट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, पर पार्थ संभवतः अपने सभी दोस्तों के साथ 10वें परिवार में रहना पसंद करेगा। फिर भी चांदनी इस बात पर सहमत हुई कि पार्थ को ही यह समाचार राजा को देना चाहिए और इनाम प्राप्त करना चाहिए। 10वें पारिवारिक महल का नेतृत्व करते हुए चांदनी ने पार्थ को अपने निर्णय के बारे में सूचित करने का इरादा किया था, साथ ही खुद भी उससे कुछ सवाल पूछे थे। चांदनी पहले से ही गुप्त रूप से इस पद्धति का अभ्यास कर रही थी। हालांकि अभी तक वो ब्लड वेपन बनाने के प्रबंधन के लेवल तक नहीं पहुंची थी। चूंकि जानकारी वैसे भी अंततः सार्वजनिक होने वाली थी, उसे दूसरों से आगे निकले बिना कोई समस्या नहीं दिखी। तभी चांदनी 10वें महल में लियो से मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके ये खबर यहां देने से क्या होने वाला है। 10वें महल में अब तक सबको यही लग रहा था कि पार्थ अपने परिवार के साथ 13वें महल में है और वहां समय बिता रहा है। इसलिए चांदनी के इस अनुरोध पर लियो थोड़ा अवाक रह गया। लियो ने कहा, मुझे माफ करना, शायद मैंने गलत सुना। क्या आपने अभी पार्थ के बारे में पूछा था? मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि आखिरी बार जब मैंने सार्थक से बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि वो दोनों 13वें महल की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है। चांदनी ने जवाब दिया, प्लीज, मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि आप अंधे हैं, लेकिन आपको उसे ना देख पाने के बारे में मजाक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बोल दो कि आपको उसके बारे में नहीं पता। ये सब कहने की क्या जरूरत है? लियो का चेहरा इस वक्त बेहद गंभीर था। लियो ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एक वैम्पायर नाइट के कर्तव्य में यह जानना शामिल है कि महल की दीवारों के अंदर और बाहर कौन जा रहा है। जिस दिन से पार्थ यहां से गया है तब से वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। सार्थक ने कहा था कि हो सकता है कि शायद वो कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ रहने का आनंद लेना चाहता हो, इसलिए हमें लगा कि वो आपके साथ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामला ऐसा है नहीं। चांदनी का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि उसे अपने भाई की पहले की स्थिति याद आने लगी थी। चांदनी ने सोचा, यह असंभव है।
वो उसी दिन चला गया था जिस दिन वो आया था, और इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका है। वो कहां जा सकता है? यदि 10वें परिवार को नहीं पता कि वो कहां है और उसने किसी को भी अपनी स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है, तो वो कहां हो सकता है? वो इस तरह बिना बताए कहां जा सकता है? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या वो किसी मुसीबत में है? 1 हफ्ता बीत गया और वो वापस ही नहीं आया है। चांदनी खुद को ऐसी चीजें सोचने से रोक नहीं पा रही थी। उसे पार्थ की चिंता हो रही थी। चांदनी की आभा आमतौर पर दृढ़ और मजबूत थी, उसके शरीर के करीब रहती थी, फिर भी लियो देख सकता था कि वो एक जंगली जानवर की तरह हिल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे उसके मयान में रखी तलवार खड़खड़ा रही थी। लियो ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, पार्थ खुद की देखभाल करने के लिए काफी मजबूत है। वो जहां भी है मेरा मानना है कि वो सुरक्षित है। किसी के पास उसके पीछे जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए जब तक कि वो सार्थक के पीछे नहीं जाना चाहते। साथ मिलकर हमारे पास उसे ढूंढने का एक अच्छा मौका है। मैं वो देख सकता हूं जो आप नहीं देख सकते, और आप वो देख सकती हैं जो मैं नहीं देख सकता। वो आपके और हमारे महल के बीच किसी जगह पर गायब हुआ होगा। अभी भी समय है, शायद हमें कोई सबूत मिल जाए। इस समय आपको हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। चांदनी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप एक वैम्पायर नाइट हैं और आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैं खुद ही उसकी खोज करूंगी, मैं उसे ढूंढ सकती हूं, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर चांदनी आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो कुछ कदम और आगे बढ़ती उससे पहले ही लियो ने तुरंत अपनी तलवार उसके सामने जमीन पर रख दी। लियो ने कहा, यह मेरा ही काम है, क्योंकि मैं एक नाइट हूं और मैं आपके साथ जाऊंगा। क्या आप भूल गई कि पार्थ भी 10वें परिवार का सदस्य है? हमारे पास अब एक और वैम्पायर नाइट है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कहूंगा कि वो कागजी कार्रवाई करने के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त है, जबकि इस तरह का मामला मेरी विशेषता है। लियो मुस्कुराया। ये जानने की चाहत में कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था, चांदनी ने लियो की मदद करने की इच्छा को अस्वीकार करना बंद कर दिया और वो दोनों ही जल्द ही उस जगह से चले गए। 10वां घर और 13वां घर बहुत दूर नहीं थे, इसलिए वैम्पायर बस्ती के संदर्भ में खोजने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उनके बीच रास्ते में केवल 2 महल ही थे। पार्थ के लिए जानबूझकर गोल चक्कर वाला रास्ता अपनाना भी उचित नहीं होगा। चारों ओर देखने पर वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चले, जिन पर पार्थ कई बार गया होगा। चांदनी को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा और वो आसपास के क्षेत्रों में जो भी देख सकती थी उसे देखकर वो वहां के लोगों से सवाल कर रही थी। चांदनी ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या आपने एक लड़के को देखा है जिसने जेल से अपने बाल पीछे की तरफ सेट किए हुए हों? वो 13वें परिवार का पिछला वंशज है। लेकिन किसी ने चांदनी को कोई जानकारी नहीं दी, किसी को कुछ पता ही नहीं था। इससे चांदनी परेशान हो गई, इसलिए वो लगभग वहां के लोगों पर चिल्ला पड़ी। उसने आसपास के लोगों को डरा दिया था। उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। उसके सामने डरे हुए आदमी ने खुद को झुकाते हुए जवाब दिया। उसे डर था कि मदद ना कर पाने के कारण उसे मारा जा सकता है, इसलिए वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था और उसकी शक्ल उसके डर को साफ दिखा रही थी। उसकी पूछताछ करने की तकनीक अच्छी नहीं थी और इससे जो कुछ हासिल हुआ वो स्पष्ट था कि वो किस क्षेत्र में खोज कर रहे थे। इससे उन लोगों की संख्या कम हो गई जिनसे वो पूछ सकते थे कि क्या उन्होंने पार्थ को कहीं देखा है। चांदनी अच्छी तरह जानती थी कि वो बहुत ही ज्यादा उतावलेपन का अभिनय कर रही है, लेकिन वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। चांदनी ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरे भाई को दोबारा निशाना नहीं बनाया जाएगा। आखिर किसी को पार्थ को उठाकर क्या फायदा होगा? कोई उसका उपयोग करने की कोशिश भी क्यों करेगा? भले ही कोई सार्थक का दुश्मन उसके पीछे हो तो भी वो पार्थ को ही क्यों उठाएंगे? वो किसी और का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। नहीं, मुझे पार्थ के साथ वापस चलना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि वो बच्चा तो है नहीं, वो मजबूत और बड़ा हो गया है। कौन है जो पार्थ पर हमला करने के बारे में सोच सकता है? वैम्पायर परिवार के दूसरे लीडर्स में से कोई एक, या उनके वैम्पायर नाइट्स में से कोई एक? चांदनी के दिमाग में कई संभावनाएं घूम रही थी। जब भीड़ तितर बितर हो गई तो इससे लियो को कुछ समझ में आया। वैम्पायर बस्ती में अधिकतर जगह पत्थरों वाला फर्श होता है। वहां चारों ओर घर फैले हुए थे और सड़कों पर हर जगह दुकानें और बाजार की दुकानें लगी हुई थी। वहां कोई ऐसी सड़क या जगह नहीं थी जहां लोग ना हो या जहां कोई ना जा सके। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था मानो पार्थ को उठाने के लिए पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। लियो और चांदनी ने पार्थ की तलाश के लिए वहां बने सभी गलियों वाले रास्ते को चुना जो दोनों महलों के बीच जाता था और वहां उसे ढूंढने लगे। लियो की विशेष शक्ति से वो नीचे पत्थर के फुटपाथ पर कुछ देख सकता था। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वहां की आभा बहुत कमजोर थी। लियो को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह क्या है? यह किसी वैम्पायर की आभा की तरह लग रहा था, लेकिन किसी कारण से यह जमीन पर ही रह गया था। चांदनी पास आई, झुकी और करीब से देखा। पत्थर थोड़ा लाल था और वो उस पर अपनी उंगली रखने की कोशिश कर रही थी। वो जो कुछ भी था पहले ही सूख चुका था।
चांदनी ने उसे छूकर कहा, ये तो खून है। लियो ने निष्कर्ष निकाला और कहा, खून में अभी भी आभा है, लेकिन ये सूखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से आया होगा जिसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊर्जा अभी भी इतने लंबे समय तक बनी हुई है। लियो ने चारों ओर देखना शुरू किया और अंततः उसे जमीन पर उस आभा वाला एक और स्थान मिला। उन खून की बूंदों का पीछा करते हुए अंततः ये दोनों कई घरों के बीच एक अंधेरे गलियारे में चले गए। सूरज की रोशनी ना होने के कारण पहले से ही वहां अंधेरा था और वहां के घरों ने प्रकाश के हर छोटे स्रोत को बीस्ट क्रिस्टल से ढक दिया था। लियो ने धीरे धीरे अंदर चलते हुए चांदनी को सलाह दी और कहा, आपकी आभा मुझे बता रही है कि आप तुरंत अंदर जाना चाहती हैं, लेकिन यह ज्यादा उपयोगी होगा यदि आप मुझे पहले अंदर जाने की अनुमति दें। अगर वो किसी विशेष स्थान पर हुए तो फिर। चांदनी ने खुद को अंदर जाने की इच्छा से लड़ने के लिए मजबूर किया। उसने आधे मिनट तक इंतजार किया और फिर वो धीरे धीरे लियो के पीछे चली गई। फर्श पर खून के छींटे और उस खून की आभा बड़ी और बड़ी होने लगी। अंततः लियो को समझ में आ गया कि आभा कहां से आ रही थी। गली के एक कोने में मुड़ने के बाद उसने अपनी तलवार दूर रख दी। लियो ने सोचा, ऐसा कौन कर सकता है। जब चांदनी ने देखा कि यह कौन है तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या है लियो और चांदनी के सामने? ऐसा क्या देख लिया है उन्होंने कि वो इतना चौंक गए हैं? क्या इन्हें पार्थ से मिली कोई अहम जानकारी मिली है या फिर कुछ और? क्या लियो और चांदनी मिलकर पार्थ को ढूंढ पाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माई वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लियो और चांदनी पार्थ को ढूंढते हुए सड़कों पर भटक रहे थे। वहां लियो को जमीन पर कुछ खून के दाग दिखते हैं और उनकी आभा महसूस होती है। लियो और चांदनी उस खून की आभा का पीछा करते हुए एक गली में जाते। गली की एक दीवार पर एक घर के पीछे टिकी हुई एक लाश थी जिसके चारों ओर खून फैला हुआ था। उसे गिरने से बचाने के लिए दोनों हाथों और पैरों पर हथौड़े से कील ठोका गया था। हर एक घाव से खून टपक रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो ठीक होने में असमर्थ है। लियो ने निर्देश दिया और कहा, वो लड़की अभी भी जिंदा है, जल्दी करो, उसे ठीक करने में हमारी मदद करने के लिए किसी को बुलाओ जब तक मैं उसकी मदद करता हूं। लियो ने तुरंत ही बड़ी सी कील को काट दिया और फिर उन दोनों ने मिलकर उस लड़की को खींच लिया। इससे उसे बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन दर्द की कोई चीख नहीं थी क्योंकि वो लड़की पहले से ही मौत के बहुत करीब थी। जब चांदनी ने उस लड़की के चेहरे से खून से सने बालों को हटाया तो उसने पहचान लिया कि यह कौन थी। चांदनी ने हैरान होते हुए कहा, कायरा? चांदनी, जो पहले से ही इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी। उसे सिर्फ लग रहा था कि अगर किसी ने उसे उठाया भी है तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। उसकी कुछ मांगे होंगी शायद, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा होगा। पर कायरा को यहां इस हालत में देखकर चांदनी की उम्मीदें जवाब देने लगी थी। उसे लग रहा था कि क्या उसके भाई के साथ भी यही किया गया होगा, वो भी इसी हालत में कहीं पड़ा होगा। चांदनी का दिल अब पहले से तेजी से धड़कने लगा था। पार्थ की तलाश करते समय यह अप्रत्याशित था कि उसकी जगह उन्हें कायरा मिल गई थी। चांदनी और लियो ने नहीं सोचा था कि सुराग की जगह उन्हें एक घायल वैम्पायर मिलेगी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो जब चांदनी ने सड़क पर खून के निशान देखे थे तो उसे चिंता हुई कि शायद वो उसके भाई के खून के निशान थे। पर कायरा को वैसे देखने के बाद चांदनी को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही थी, पर फिर भी उसके मन में अभी भी अजीब अजीब सी बातें घूम रही थी। हालांकि जल्द ही उसका मन अपने साथ काम कर रहे वैम्पायर नाइट की ओर चला गया जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, पर इस समय चांदनी को भी यही करना चाहिए। चांदनी ने गली में खून की मात्रा को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो सचमुच बहुत बुरी तरह आहत हो गई है और यदि वो अभी भी जिंदा है तो उसे तुरंत मदद की जरूरत होगी। लियो ने कहा, इस तरह की स्थिति में कायरा को इलाज के लिए पहले महल में ले जाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो उसी परिवार की एक सदस्य है, खासकर तब जब वो उस परिवार की एक वैम्पायर नाइट है। उसे दूसरे परिवार में ले जाना अभी भी सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन दुर्गेश को अगर इस बारे में खबर लग गई तो वो बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा और हम सब इसके लिए अभी तैयार नहीं है। हम अगर इन सब चीजों में उलझ गए तो हमें पार्थ को ढूंढने में टाइम लग जाएगा और मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में है। इसलिए एकमात्र विकल्प हमारे पास यही है कि कायरा को भी उसी स्थान पर ले जाया जाए जहां से वो संबंध रखती है। एकमात्र समस्या ये है। चांदनी कुछ सेकंड्स के लिए झिझकी। वो कुछ कहना चाहती थी पर वो कह नहीं सकी। वो चाहती थी कि लियो कायरा को वापस उसके पहले महल ले जाए, लेकिन वो जानती थी कि दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते के कारण ये इतना अच्छा विचार नहीं होगा और लियो को सही प्रक्रियाओं का पता नहीं होगा। वो वहां जाकर दुर्गेश से किस तरह का व्यवहार करेगा, या अगर कहीं लियो ने गुस्से में कुछ कर दिया तो बात बहुत बुरी तरह से बिगड़ सकती थी।
इसके अलावा दुर्गेश एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ बातों पर काफी आहत हो जाता था, जिससे उसके वहां रहते हुए विवाद भी हो सकता था। लियो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाला आदमी नहीं था, पर उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी जो यहाँ के लोगों को शायद ही पसंद आए। लियो का सीधा साधा व्यक्तित्व, जो अपने मन की बात सबसे कह देता था और वही करता था जो उसे सबसे अच्छा लगता था। पर इस तरह की स्थिति में यह अच्छा नहीं होगा। दुर्गेश को उसकी किस बात का बुरा लग जाए कोई नहीं बता सकता था। लियो ने कहा, आप कायरा को ले जाइए, मैं देखता रहूंगा कि यहाँ आसपास कोई और सुराग है या नहीं। हमें हर संभव चीज के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है जब वो उठे तो आप उससे पूछ सकती हैं कि वो क्या जानती है या फिर उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ कैसे पहुंची थी। लियो ये अच्छी तरह से जानता था कि चांदनी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए लियो ने उसे ये सुझाव दिया। धीरे से सिर हिलाकर चांदनी कायरा को लेकर पहले महल की ओर निकल गई। लियो ने चारों ओर देखना जारी रखा, ये सोचकर कि क्या उस स्थान के चारों ओर आभा के कोई अलग संकेत थे, लेकिन केवल एक चीज जिसे लियो देख सकता था वो कायरा का खून था। इसके अलावा वहां किसी और चीज का कोई नामो निशान नहीं था। लियो ने सोचते हुए कहा, कायरा एक वैम्पायर नाइट है और वो मजबूत है, फिर भी कोई उस पर पूरी तरह से हावी होने में सक्षम था। यहां संघर्ष की कोई निशान नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर पाई होगी। अगर उसके और किसी और के बीच लड़ाई हुई थी तो कम से कम उसे दूसरे शख्स से लगी चोटें होनी चाहिए थी। फिर भी उसके शरीर पर ऐसी कोई चोट का निशान नहीं था। शायद किसी ने कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा। यह लगभग वैसा ही है जैसे वो व्यक्ति पहले ही किसी तरह उसे वश में करने में कामयाब हो गया था और उसका यह परिणाम था। सवाल यह है कि कोई निशान ना बचे, इसलिए उन्होंने कायरा को मार क्यों नहीं दिया, उसे ऐसे घायल करके क्यों छोड़ दिया था? क्या इसलिए ताकि दुर्गेश को पता न चले? इतनी करीबी लड़ाई के बाद क्या वैम्पायर लिंक खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? और जिस तरह से कायरा को यहां लटकाया गया था, यह एक संदेश की तरह था। सवाल यह है कि यह संदेश किसके लिए था? हालांकि इसका यह भी तात्पर्य था कि यदि पार्थ इसमें किसी भी तरह शामिल था तो वो सुरक्षित था, क्योंकि यहां पार्थ के खून के कोई निशान नहीं थे। अपनी आंख बंद करके लियो ने अपनी शक्ति की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। लियो ने अपने दृष्टिकोण को इस तरह बदला जैसे कि वो किसी चिड़िया की नजर से इस जगह को चारों ओर से देख रहा हो। इस समय छोटी से छोटी चीज लियो के लिए बहुत जरूरी थी। उसे किस चीज से क्या सबूत मिल जाए ये वो खुद नहीं जानता था। लियो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बारे में सोचा और उसी पर लियो को ऊपर से कुछ महसूस हुआ। उसने ऊपर कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। ऊपर आसमान में उड़ती हुई चमगादड़ जैसी एक आकृति थी। ये पार्थ का सेवक बाला था। बाला ने हवा में उड़ते हुए कहा, मैं आखिरकार पहुंच गया। अब मैं 10वें महल में जाऊंगा। बाला ने पसीने से लथपथ हांफते हुए और खांसते हुए कहा। चांदनी अंततः पहले परिवार के महल में पहुंच गई और यह कहना सुरक्षित है कि द्वार पर मौजूद गार्ड्स ने उसके लिए प्रवेश करना आसान नहीं बनाया। चांदनी को अंदर जाने के लिए उन लोगों से बहस करनी पड़ी। चांदनी ने गुस्से में कहा, एक तरफ हटो मूर्खो, मेरे अपने हाथों में तुम्हारी वैम्पायर नाइट है। क्या तुम उसकी मौत के लिए जिम्मेदार साबित होना चाहते हो? अगर तुम पहले परिवार के लीडर दुर्गेश को उनकी बेटी की मौत के बारे में बताओगे तो तुम क्या कहोगे? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुम इतने मुश्किल समय में भी अपनी जांच करना चाहते थे। जैसे ही चांदनी ने अपनी बात खत्म की, कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति उसके सामने आया जिसका उसने अभी अभी उल्लेख किया था और जिससे वो मिलना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति ने अपना नाम सुनकर जवाब दे दिया। उस व्यक्ति ने दोनों हाथों में बेंत पकड़ रखी थी और उसके हाथ की नसें उभरी हुई दिख रही थी। वो व्यक्ति अपना बेंत फर्श पर मारते हुए चिल्लाया, कौन है? वो इतना मजबूत था कि उसके हाथ की बेंत से एक ताकतवर कंपन महसूस हुआ। ये इतना शक्तिशाली था कि इससे आसपास के गार्ड्स भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। ये दुर्गेश था। दुर्गेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसने पहले परिवार के एक नाइट पर हमला करने की कोशिश की है। सबसे पहले चांदनी ने सोचा कि शायद दुर्गेश अपनी बेटी को चोट लगने के कारण परेशान है, लेकिन वो अब उसके कार्यों और अपने पिता के अतीत के आधार पर बता सकती थी कि ये आदमी बस इस बात से परेशान था कि किसी ने उसके परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। उसे अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं था और यह देखकर चांदनी को थोड़ा दुख हुआ। कायरा को उसे सौंपते हुए चांदनी पीछे हट गई। कायरा को तुरंत महल में ले जाया गया, जबकि दुर्गेश चांदनी को घूरता रहा। उसने मुड़कर भी नहीं देखा जब कायरा का पिटा हुआ शरीर उसके पास से गुजर रहा था। उसकी नजरें अभी भी चांदनी पर ही गड़ी हुई थी। चांदनी ने सोचा, क्या ये दुर्गेश मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा है? मुझे पता लगाने की क्या हुआ है। जब कायरा उठेगी तो मुझे उससे बात करनी ही होगी।
लेकिन दुर्गेश के शरीर से बहुत दबाव आ रहा था, तो चांदनी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। चांदनी ने झुककर औपचारिक अभिवादन शुरू किया और कहा, मैं वैम्पायर नाइट चांदनी सिंघानिया 13वें परिवार से हूं और मैं यहाँ कायरा को लेकर आई हूं। मैंने कायरा को 12वें महल के ठीक बाहर 10वें और 13वें महल के बीच इसे घायल हालत में पाया। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उसे तुरंत यहाँ ले आई। वहां के दृश्य को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ समय से उसी स्थिति में थी। इस बात का जिक्र करने के बाद भी दुर्गेश के चेहरे के भाव नहीं बदले और चांदनी अब सोच रही थी कि क्या उसे कायरा की जरा सी भी परवाह है। दुर्गेश ने कहा, जब कायरा जाग जाएगी तो मैं उससे कंफर्म करूंगा जो भी तुमने मुझसे कहा है, लेकिन अगर ये सच नहीं है तो फिर। दुर्गेश अपनी बात कहते हुए बीच में ही रुक गया। उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी और अब वो बस घूम गया। जब दुर्गेश पीछे मुड़कर जाने लगा तो चांदनी चिल्लाई, रुकिए सर। दुर्गेश चांदनी के पुकारने पर पलटा। चांदनी दुर्गेश का चेहरा देख सकती थी। जो चीज वो पूछना चाहती थी वो शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं आ सके। वो कायरा से सबसे पहले सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि दुर्गेश चांदनी को एक संदिग्ध के रूप में देखता है और वो कभी इसकी अनुमति नहीं देगा। चांदनी ने कहा, जब कायरा उठेगी और यदि वो ठीक है तो कृपया मुझे सूचित करें। मुझे उसके बारे में चिंता है। देखिए, मैं और वो एक ही उम्र के हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उससे मिलना चाहूंगी। चांदनी ने इतना कहा और पीछे मुड़ गई। वो लियो की ओर बढ़ी और उम्मीद की कि उसे कम से कम कुछ तो सबूत मिल ही गया होगा। जब दुर्गेश ने चलना जारी रखा तो वो अपनी छड़ी को सख्ती और मजबूती से जमीन में गाड़ रहा था। वो छड़ी जमीन में ऐसे गड़ रही थी मानो नीचे जमीन ना होकर मक्खन फैला। दुर्गेश को यह करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। दुर्गेश ने सोचा, मैंने कायरा को पार्थ को पकड़ने के लिए भेजा था, ये देखने की उम्मीद में कि उसके ब्लड वेपन का ये छोटा सा विकास कितना आगे बढ़ गया है, और अब कायरा इस तरह लौट आई है। क्या उस 10वें लीडर ने पहले से ही कोई योजना बनाई हुई थी? क्या उसने कोई ऐसा इंतजाम करके रखा है जिससे उसके किसी भी व्यक्ति को चोट ना पहुंचे? यदि ऐसी बात है तो क्या तुम एक युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? इस बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। जब कायरा का इलाज चल रहा था और वो ठीक हो रही थी, तब पहले महल की मेडिकल टीम ने पाया कि कायरा वास्तव में उतनी बुरी तरह घायल नहीं थी जितनी वो दिख रही थी। उसे जानबूझकर इस तरह मारा पीटा गया था ताकि वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी दिखे। दीवार से हटाए जाने के बाद उसके हाथ और पैर पर लगे घाव अब ठीक हो गए थे। कायरा पहले से बहुत अच्छी और तंदुरुस्त दिख रही थी। कौन है वो जिसने कायरा की ये हालत की है? क्या ये किसी दूसरे परिवार का काम है या फिर खुद दुर्गेश ने ये किया है? क्या कायरा की इस हालत का पार्थ के लापता होने से कुछ लेना देना है? आखिर क्या हो रहा है यहाँ? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कायरा पहले से बेहतर दिख रही थी और उसका इलाज भी पूरा हो गया था। कायरा ठीक हो गई थी और उसके सारे घाव भी भर गए थे, लेकिन कायरा की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वो किसी कारण से अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रही थी। इस कमजोरी का कारण जानने में वो लोग असमर्थ थे, लेकिन आखिरकार कायरा ने अपनी कुछ ऊर्जा वापस पा ली और धीरे धीरे जागना शुरू कर दिया। कायरा को जागता देख स्टाफ का एक सदस्य चिल्लाया, जल्दी लीडर को सूचित करो। धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कायरा ने अपने सिर को छूना शुरू कर दिया और उसके शरीर के कई दूसरे हिस्सों को भी उसने छूना शुरू कर दिया। एक स्टाफ के सदस्य ने कहा, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, लीडर जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। कायरा ने अपने बगल में उस लड़की की ओर देखा जो उसका इलाज कर रही थी। वो अभी भी अपनी आंखें ऐसे टेढ़ी कर रही थी मानो दर्द में हो। उन कर्मचारियों को यह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अब उस पर कोई चोट नहीं थी, इसलिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो वास्तव में किस बीमारी से पीड़ित थी, उसे क्या प्रॉब्लम है और वो इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। कायरा ने थोड़ा सहम कर पूछा, आप कौन हैं? ये सुनकर वो लड़की स्टाफ की सदस्य मुस्कुराई। उस लड़की ने कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ महल में काम करती हूँ। मैं ये उम्मीद नहीं करती कि कोई भी मुझे याद रखेगा कि मैं कौन हूँ। आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं, आपको बस थोड़ा आराम करना है और आप ठीक हो जाएंगी। हालांकि उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। जब दरवाजा खुला तो दुर्गेश कमरे में दाखिल हो गया था और सभी लोग एक तरफ हट गए थे, जिससे उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। दुर्गेश अंदर चला गया और सभी ने अपना सिर नीचे झुकाकर पहले लीडर को प्रणाम किया। आखिरकार बिस्तर के पास पहुंचकर दुर्गेश ने कायरा की ओर देखा और उससे पूछा, क्या हुआ था? स्टाफ के सदस्यों में से एक ने सोचा, हमेशा की तरह दुर्गेश ने अपनी बेटी की हालत के बारे में भी नहीं पूछा और ना ही ये पूछा कि वो कैसा महसूस कर रही है।
लीडर हमेशा सीधे काम से जुड़ा होता है, लेकिन यही बात उन्हें एक मजबूत लीडर बनाती है। अपने बिस्तर से लेटे हुए कायरा ने दुर्गेश को कई बार ऊपर से नीचे देखा और उसकी आंखों में तिरछापन अभी भी बना हुआ था। कायरा ने कहा, क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। कहते कहते कायरा रुक गई। फिर कुछ देर बाद उसने आगे कहा, मुझे पता है आपने मुझे बचाया होगा, लेकिन प्लीज मुझे बताओ कि आप कौन हो? उधर दूसरे महल के ठीक बाहर आकाश और सार्थक खड़े हुए थे। बाकी लीडर पहले ही जा चुके थे और आकाश ने सार्थक के बाहर आने का इंतजार किया था, क्योंकि वो परिवार के 10वें लीडर को एक संदेश देना चाहता था। यह कुछ महत्वपूर्ण था, कुछ ऐसा जो वो लंबे समय से अपने अंदर छिपा रहा था। हालांकि जब सार्थक ने पार्थ के बारे में सवाल उठाया तो आकाश के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई दी। आकाश ने हैरानी से सवाल किया, आपका क्या मतलब है? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। मुझे पता है कि आप इन दिनों एक लीडर के रूप में व्यस्त हैं, लेकिन क्या आपने ये नहीं बताया कि आप दोनों करीब हैं? सार्थक एक पल के लिए चुप हो गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था। सार्थक ने वापस पूछा, पार्थ अब आपके महल में नहीं है? आखिरी बार आपने अपने बेटे को कब देखा था? आकाश को अब सचमुच चिंता होने लगी थी। उसने सार्थक को बताया कि 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है। यदि दोनों लीडर एक दूसरे के साथ पार्थ के बारे में सोचते और वो लापता हो जाता तो उसके साथ क्या हो सकता था? सार्थक के हाथ के चारों ओर तेजी से एक शैडो बन गई और महल के संपर्क में आने के लिए उसने तुरंत अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसने अपने बढ़ते गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की कि कोई उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ खिलवाड़ कर रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में उसके परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। सभी विवरणों का पता लगाने से पहले उसके लिए यह महत्वपूर्ण था कि सार्थक कोई ज्यादा प्रतिक्रिया न करे। दूसरी ओर पॉल ही था जिसने कॉल का जवाब दिया। पॉल को यह थोड़ा अजीब लगा कि उसे बात करने के लिए मास्क पहनना पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि धैर्य उपयोग के लिए आसानी से कुछ छोटे और सरल उपकरण बना सकता था। हालांकि उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। मास्क पहले से ही परिवार के करीबी लोगों के लिए एक विशेषता बन गया था। इसके अलावा बातचीत करने के अलावा इसमें कुछ दूसरी विशेषताएं भी थीं, जैसे शोर को बाहर तक फैलने से रोकने की उसकी शक्ति। अगर कोई पास खड़ा होता तो वो ये नहीं सुन पाता कि मास्क पहनने वाला यूजर क्या कह रहा है। इसे इच्छानुसार सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है। सार्थक ने पूछा, क्या पार्थ के अपने परिवार से मिलने जाने के बाद उसके संबंध में कोई खबर आई है? मतलब किसी ने उसे तब से देखा है? पॉल ने कहा, कुछ देर पहले एक चांदी के बालों वाली लड़की थी जो पहले महल में आई थी। वो पार्थ से मिलना चाहती थी। उसके कुछ ही समय बाद लियो ने मुझे कार्यभार संभालने के लिए कहा, क्योंकि वो उसके साथ जांच के लिए कहीं चला गया था। वो पहले केवल थोड़ी देर के लिए निकले थे, पर वो शायद भूल गए। उन्होंने वापस रिपोर्ट नहीं की है, इसलिए मुझे संदेह है कि उन्हें अभी तक कुछ मिला भी नहीं है। पॉल ने जवाब दिया और यह सुनकर कि लियो पहले से ही काम में लग गया था, सार्थक की चिंताएं थोड़ी कम हो गई। वो अपनी शक्ति से लोगों पर नजर रखने के लिए एक आदर्श व्यक्ति था। फिर भी सार्थक अभी भी ये पता नहीं लगा सका कि कोई पार्थ के पीछे क्यों गया होगा। यदि उसे ब्लैकमेल करने के लिए था तो क्या उसे अब तक उससे संपर्क नहीं करना चाहिए था? सार्थक ने सोचा, शायद ये उसके पिता के खिलाफ एक चाल है, लेकिन आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें इस बारे में कुछ खबर ही नहीं है। वो कौन है और वो क्या चाहते हैं? ये महसूस करते हुए कि केवल सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा, सार्थक ने मास्क के माध्यम से लियो को बुलाया। उसके वैम्पायर नाइट ने उसे सूचित किया कि वो चांदनी के साथ क्षेत्र के चारों ओर किसी सुराग की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो अब तक असफल रहे। आकाश अपनी मुट्ठी भींचते हुए बुदबुदाया, मेरा बेटा वो अब तक गायब है। आकाश ने सोचा, क्या कोई पार्थ के द्वारा खोजी गई ब्लड वेपन तकनीक के कारण उसके पीछे गया होगा, या ये अगले राजा के चुनाव को प्रभावित करने की कोई चाल है? आकाश ने सार्थक से पूछा, जो अपने मुखौटे के साथ व्यस्त था। सार्थक, क्या पार्थ ने आपको या किसी और को उस ब्लड वेपन तकनीक के बारे में बताया जो उसने हाल ही में सीखी है? सार्थक ने कहा, नहीं, वास्तव में मैं ही था जो। सार्थक एक सेकंड के लिए रुका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कोई और भी है जो इसके बारे में जानता है। सार्थक ने कहा, कायरा, जब पार्थ ने तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया तो एक समय ऐसा आया जब कायरा ने उसे देखा था। आकाश चिल्लाया, ओ, फिर तो ये दुर्गेश का काम होना चाहिए। वो जानता है कि मैंने पहले ही उसके खिलाफ अपना वोट देने का फैसला कर लिया है। यदि वो ब्लड वेपन की तकनीक के बारे में जानता है तो उसके पास पार्थ को पकड़ने के 2 कारण हैं। ये मुझे उसके लिए वोट करने के लिए कहने का उसका तरीका है, और दूसरा, वो अपने लिए और भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर सकता है। आकाश गुस्से में था।
और सार्थक को उसके शरीर से ऊर्जा की गर्मी निकलती हुई महसूस हो रही थी। आकाश ने कहा, मुझे अपने महल में वापस लौटना होगा। मैं जितना संभव हो उतने लोग इकट्ठा करने और पार्थ को खोजने की कोशिश करूंगा। आकाश ने आगे बढ़ने से पहले दूसरे को सूचित किया। सार्थक ने सोचा, दुर्गेश वो ऐसी चीजें क्यों करता रहता है? सार्थक गुस्से से भर चुका था। सार्थक ने कहा, विनय, तुमने कहा था कि दुर्गेश इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो पार्थ के पीछे क्यों जाएगा? विनय ने कहा, सार्थक मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि तुम और आकाश दोनों यहां उतावलेपन से काम कर रहे हो। मेरे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे दूर रहने के दौरान चीजें शायद बदल गई होंगी, लेकिन दुर्गेश को अभी भी एक स्मार्ट व्यक्ति होना चाहिए। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके पकड़े जाने का जोखिम भी बहुत है। इसके बारे में सोचो। भले ही वो इसका उपयोग करे और सफल हो जाए, एक बार जब ये सामने आ जाएगा तो राजा के रूप में उसका अधिकार बहुत कम हो जाएगा। विनय ने सार्थक को तर्क देते हुए समझाया, भले ही मैं गलत हूं, फिर भी तुम क्रोधित होकर उसके हिसाब से खेल रहे हो और उस पर हमला कर रहे हो। उससे जुड़े किसी भी सबूत के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि तब तुम महज एक युवा लीडर होगे जिसने बस बगावत कर दी है। हमें पहले वो सबूत ढूंढना होगा। मेरा सुझाव है कि तुम जाकर दीपेश से मिलो और उसे इस खबर से अवगत कराओ। मुझे यकीन है कि इसमें तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। फिर से शांत होने से पहले सार्थक गहरी सांसें ले रहा था। उसने पॉल से दीपेश से मिलने के लिए अनुरोध करने को कहा, लेकिन इससे पहले कुछ और होता। सार्थक ने महल में वापस जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने तुरंत अपने परिवार के मुख्य समूह के साथ एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उसकी पहली प्राथमिकता यह पता लगाना था कि क्या दूसरों के साथ भी कुछ हुआ था जिससे वो अनजान था। वो अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये उसके, पार्थ या आकाश के खिलाफ कोई चाल थी। सभी के इकट्ठा होने पर सार्थक ने जोर देकर कहा कि यदि भविष्य में किसी को बाहर जाना है तो उन्हें कम से कम 5 के समूह में ऐसा करना होगा। यह पहले भी कहा गया था, लेकिन उनके दिमाग में यह बात डालने के लिए यह फिर से कहा। ऐसे मामलों में जब यह संभव नहीं था या यदि कोई ऐसा करने को इच्छुक नहीं था, तो सार्थक ने फैसला किया कि बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाया जाए जो शैडो पावर को जानता हो। इस तरह जब कुछ अप्रत्याशित होता है तो सार्थक जरूरत पड़ने पर जल्दी से अपनी स्थिति में पहुंच सके। लियो अभी भी महल में नहीं लौटा था और उसकी ओर से कोई अपडेट नहीं आई थी। हालांकि कम से कम सार्थक के दीपेश को देखने के अनुरोध को तुरंत मंजूरी दे दी गई थी। महल छोड़कर सार्थक चाहता था कि सब कुछ यथासंभव सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए वो सिया और नितिन को अपने साथ ले आए। सार्थक चाहता था कि बाकी लीडर यथाशीघ्र अपने पहले वादे का सम्मान करें। सार्थक को इस बात की चिंता थी कि यदि उसने अब अपना लाभ नहीं देखा तो दुर्गेश के खिलाफ मतदान करके सौदे का अपना हिस्सा पूरा करने के बाद वो लोग अपना मन बदल सकते हैं और अपने शब्दों से पीछे हट सकते हैं। इस प्रकार सार्थक ने फैसला किया कि राजा के महल के रास्ते में वो सिया को दूसरे महल में छोड़ देगा और कम से कम महल के अंदर नितिन को बैकअप के रूप में रखेगा। जल्द ही वो बिना किसी समस्या के दूसरे महल के बाहर खड़े हो गए। सिया ने निशिका या अपने बगल में किसी दूसरी लड़की के बिना थोड़ा अजीब महसूस करते हुए पूछा, हम यहां क्या कर रहे हैं? सार्थक ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी यादों को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा? खैर, परिवार की दूसरी लीडर शिखा में एक शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। पहले हमारी मीटिंग में मेरी एक मांग यह थी कि वो तुम्हारी मदद करेगी। सार्थक ने समझाया और पहली बार वो सिया को देखकर मुस्कुराया। सार्थक को पूरी उम्मीद थी कि अगर ये सफल हो गया तो उसके जीवन को ठेस पहुंचाने का उसका अपराध बोध दूर हो जाएगा। सार्थक ने कहा, नितिन, मुझे जाना है, लेकिन याद रखना अपनी शैडो को हर समय एक्टिव रखना और अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो मास्क के जरिए मुझसे तुरंत संपर्क करना। जब तक मैं वापस ना आऊं महल मत छोड़ना, ठीक है? सार्थक ने आदेश दिया। नितिन ने हाथ हिलाकर जवाब दिया और सार्थक अपनी शैडो में चला गया। नितिन ने खेल खेल में अपना हाथ महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ाते हुए सुझाव दिया, ठीक है, तो अब हम अंदर चलते हैं। क्या होगा सिया के साथ दूसरे महल में? क्या उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या सिया को अपना पुराना जीवन पूरा वापस याद आ जाएगा? क्या होगा पार्थ का? क्या सार्थक को दीपेश से इस मामले में कोई मदद मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट। विनय के सुझाव पर सार्थक दीपेश से मिलने के लिए राजा के महल में आया था। वो पार्थ के बारे में दीपेश से मदद मांगना चाहता था। राजा के महल में पहुंचकर सार्थक को पिछली बार की तरह ही प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले गार्ड उसे पहले की तरह उसी भोजन कक्ष में ले गए थे। जैसे ही बाकी दूसरे सभी गार्ड्स चले गए, वैसे ही सार्थक ने तुरंत रॉयल वैम्पायर नाइट को पार्थ के बारे में बताया और आकाश क्या सोचता है इस बारे में भी सब बताया। हालांकि सार्थक ने दीपेश के सामने पार्थ की ब्लड वेपन तकनीक का उल्लेख नहीं किया।
केवल यह कि आकाश को संदेह था कि दुर्गेश ने अगले राजा के लिए आकाश के वोट को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया हो। दीपेश ने सार्थक की निराशा का जवाब दिया और कहा, मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दुर्गेश कुछ करेगा। मैंने उस पर गौर किया, खासकर जब से मुझे संदेह हुआ कि वो ब्लड सकर्स के साथ काम कर रहा था। हालांकि मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। मुझे पता है कि आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जो लीडर्स के खिलाफ काम करेगी। दीपेश ने समझाया, ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बात से हैरान हूं कि किसी ने पार्थ को क्यों उठाया होगा। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं और उसे ढूंढना चाहते हैं और मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन हमें उंगली उठाने से पहले और ज्यादा जानकारी जानना जरूरी है। इस प्रकार का जवाब सार्थक के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसका कोई सबसे अच्छा दोस्त इसमें शामिल था। दोनों पक्षों को उसकी बात सुनने में 1 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया था और सार्थक को बस ऐसा लगा कि जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा उसे जिंदा खोजने की संभावना उतनी ही कम होगी। राजा के महल से बाहर निकलते हुए सार्थक को ऐसा लगा जैसे ये मीटिंग समय की भारी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं थी। सार्थक अब तक विनय की सलाह का पालन करते हुए सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसके बगल वाला वैम्पायर बेहतर जानता था। लेकिन अब उसे गंभीर संदेह होने लगा था कि क्या वास्तव में ऐसा था या नहीं। बाहर निकलते समय काले आर्मर में एक बड़ा आदमी था जो उसका इंतजार कर रहा था। ये नवा लीडर मनीष पाठक था। मनीष ने कहा, मैंने सुना है कि पार्थ को क्या हुआ है। मनीष झुक गया। उसने आगे कहा, मैं वास्तव में आपसे मिलने की कोशिश करने के लिए यहां आया था। सार्थक, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इसके पीछे जो व्यक्ति है वो दुर्गेश है। मैं जानता हूं कि दीपेश के पास काम करने के अपने तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम नियमों के अनुसार खेल रहे हैं जबकि हमारे प्रतिद्वंदी नियमों के अनुसार नहीं खेल रहे हैं तो हम ये लड़ाई हार जाएंगे। ईमानदारी से कहें तो सार्थक इससे बहुत ज्यादा सहमत था, खासकर जब इस समय नियम उनके खिलाफ काम कर रहे थे। सार्थक ने पूछा, तो आपका क्या सुझाव है? मनीष ने कहा, दीपेश को सबूत की जरूरत है और मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि पहले महल में कुछ होना चाहिए। दुर्भाग्य से मेरे स्किल, शारीरिक संरचना और शक्तियां मुझे ऐसी चीज के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं बनाती है। दूसरी ओर आपके पास शैडो पावर का उपहार है। हमें महल में जिन सबूतों की जरूरत है उन्हें ढूंढने की जरूरत है और हो सकता है कि आपको पार्थ भी वहां मिल जाए। मनीष ने सुझाव दिया। विनय ने चेतावनी देते हुए कहा, उसकी बात मत सुनो सार्थक, दीपेश के शब्दों को याद रखो, किसी पर भरोसा मत करो। क्या तुम्हें यह बेहद संदेहास्पद नहीं लगता कि मनीष तुम्हारी दीपेश से मुलाकात के तुरंत बाद तुमसे मिलने आया है? सार्थक को लगा कि वो एक चौराहे पर है। एक इंसान के रूप में उसे पूरे समय इधर उधर धकेला गया और अब एक वैम्पायर के रूप में भी वही हो रहा है। सार्थक अब केवल एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहता था, वो खुद ही चीजों का पता लगा सकता था। पार्थ गायब हो गया था और सार्थक का शक दुर्गेश नागर पर जाता है। इन सब के बारे में बात करने के लिए सार्थक दीपेश के पास जाता है और दीपेश का कहना यह पड़ता है कि कोई सबूत ना होने की वजह से हम यूं ही कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस चीज पर बहस करते हुए मनीष ये कहता है कि हमें महल में जाकर कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहिए। दोनों के सुझाव सुनने के बाद सार्थक के लिए एक धर्म संकट समान स्थिति बन जाती है कि उसे किसकी बात को सही या किसकी बात को गलत मानना चाहिए। खैर, इसी के दूसरी ओर इतनी देर से अचानक आने के बावजूद भी शिखा का परिवार नितिन और सिया दोनों का बहुत स्वागत करता है। हालांकि यह बिल्कुल साफ था कि वो दोनों बाकी लोगों के लिए बाहरी लोगों के समान थे, लेकिन फिर भी उनका स्वागत मुस्कुराकर और आदर के साथ किया गया। जैसे ही उन्हें महल के अंदर ले जाया जा रहा था, अंदर बैठे कई लोगों ने उन्हें एकटक नजरों से देखा, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बाहरी लोग थे। लेकिन नितिन ने इस बात पर ध्यान ना देना ही ठीक समझा और वो अपने आप में ही बुदबुदाया और कहा, वाह क्या खूब सजाया है। नितिन ये बुदबुदाते हुए मुस्कुराने लगा और अपना हाथ हवा में हिलाने लगा। नितिन आज एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि अपने आप को एक राजा की तरह मान रहा था। उसे लग रहा था कि वो ही इन सब लोगों का पालनहार है, वो ही इन सब लोगों की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले सकता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक राक्षस को जो मार गिराया था। नितिन ने इन खुशी के मिठास भरे पलों का लुत्फ उठाना शुरू ही किया था, तभी सिया की कड़वी आवाज आई और उसने कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस तरह डेस्परेट होने से किसी को लड़की नहीं मिलती है, और तो और हम लड़कियां इस तरह की चालबाजियां चुटकियों में पकड़ लेती हैं। तुम्हारा बहुत अच्छा होना तुम्हें अकड़ू और गलत दिखाता है। हालांकि नितिन इस समय इतना खुश था कि सिया के शब्दों का उस पर फर्क ही नहीं पड़ा, मानो उस पर शब्द गिरे और फिसल गए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ती गई। कई लड़कियां पहले ही उसके पास आ चुकी थीं, उसे फूल दे रही थीं और कुछ ने तो उसके गाल पर किस भी किया था। यूं हालांकि अगर देखा जाए तो कुछ भी हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही किया गया स्वागत था। ये बात अलग थी कि नितिन को इससे कोई परेशानी नहीं थी,
उल्टा वो पहले से ही अपने दोस्तों के वापस लौटने पर उन्हें इसके बारे में बताकर शेखी बघारने की उम्मीद बांधकर बैठा हुआ था। और तो और कहीं ना कहीं सिया और नितिन दोनों इस बात को बखूबी जानते थे कि सार्थक ने शिखा के परिवार के साथ किसी तरह का सौदा किया था। अभी के हो रहे इतने अच्छे स्वागत के कारण वो जान गए थे, जो कि था आने वाला चुनाव। वो समझ गए थे कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट्स पाना चाहते थे। इसी के चलते इधर उधर देखते और गुजरते समय सिया को कुछ चीजें नजर आने लगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत देर से अपने पास में बैठे एक बेवकूफ लड़के को नजरअंदाज कर रही थी। हालांकि लड़के के द्वारा दी गई हिंट्स को वो बिल्कुल समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। इधर नितिन तो मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसकी आंखों में आज एक चमक थी। नितिन की शक्ल की बात करें तो उसकी शक्ल बाकी वैम्पायर से बिल्कुल अलग थी। सिया ने इधर अपनी नजरें घुमाना जारी रखा और जैसा कि वो देख सकती थी कि महल के अंदर ज्यादातर लड़कियां थीं और उनमें कोई लड़का नहीं था। सिया ने केवल लड़के बच्चों को देखा, लेकिन वो भी 12 साल के ही थे। उसको ये बात थोड़ी खटकने लगी। वो अपने आप में ही बुदबुदाई और कहा, निशिका ने कहा था कि शिखा का व्यवहार उसके प्रति अच्छा था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बस चीजों के बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा सोच रही हूं। इसके बाद सिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की और फिर कहा, शायद हो सकता है कि सभी लड़के अंदर हों। ये सब जब सिया सोच ही रही थी कि तभी उसे महल के बराबर के दरवाजे के ठीक पास ले जाया गया। ढोल पर एक दस्तक ने उसके आने की घोषणा की और जल्द ही दरवाजे खोले गए, जिसमें से एक खूबसूरत महिला दिखाई दी जो बड़े और काले कपड़े पहने हुए थी। तभी सिया और नितिन के पीछे से शिखा आई और उसने बड़े प्यार से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम 10वें परिवार से सिया हो, है ना? इससे पहले कि सिया कुछ बोल पाती, शिखा ने ही फिर आगे कहा, ओ माय गॉड, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जैसी प्यारी लड़की भी यहाँ पे आई हुई है। शिखा अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रख रही थी। ये तारीफ सुनकर सिया के गाल तुरंत ही लाल पड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो छिपा पाती, शिखा ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में बिल्कुल वैसे ले लिया जैसे कि उसे अभी अभी कोई उपहार मिला हो। अपने साथ किए गए सम्मान का जवाब देते हुए सिया ने भी झुककर कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी शिखा ने फिर मुस्कुराते हुए सिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए कहा, चलो चलो अंदर चलो, प्लीज सिट, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, इससे पहले कि हम किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करें। सिया को शिखा का यह व्यवहार बहुत पसंद आया। उसको जैसा शिखा के बारे में निशिका से पता चला था, शिखा उसके लिए बिल्कुल वैसी ही निकली थी और उसे यह भी लगने लगा था कि उसकी यादों को वापस पाने के लिए उसका एकमात्र बदलाव यह हो सकता है। और यही सोचकर वो दरबार के बड़े दरवाजों से होते हुए अंदर जाने लगे। नितिन भी उसके पीछे ही चलने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके माथे पर न जाने किसी ने एक उंगली रखी और उसे आगे जाने से रोक दिया। जी हाँ, वो शिखा थी। उसने नितिन से कहा, ओह आई एम सॉरी मिस्टर, लेकिन ये मेरी पावर से रिलेटेड है, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझना चाहिए कि मैं नहीं चाहूंगी कि दूसरे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जाने। इसके अलावा मुझे यकीन है कि आपकी फ्रेंड भी कुछ बातें पर्सनल रखना चाहेंगी। हालांकि शिखा का लहजा नरम था, लेकिन नितिन को लगा कि यह कोई सुझाव नहीं बल्कि एक आदेश था। यह सुनकर नितिन के भी हाव भाव बदल गए और उसके भी चेहरे पर साफ दिखा कि वो आसानी से नहीं मानने वाला है। इसलिए शिखा ने तुरंत ही अपनी बात को जोर देने के लिए कहा, मुझे पता है कि आप सिया के बॉडीगार्ड हैं, लेकिन आप उसकी टेंशन न लें, मैं उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। बेझिझक बाहर इंतजार करें या मेरे परिवार के किसी मेंबर को आपका मनोरंजन करने के लिए कहें। आमतौर पर नितिन ने ऐसी कई खूबसूरत महिलाओं के आदेश का पालन किया होगा, लेकिन जिस तरह से उसने कुछ सेकंड्स पहले उसे देखा था, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी फीलिंग फील हुई और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने नरम भाव के साथ कहा, आई एम सॉरी मिस, लेकिन सार्थक ने मुझसे कहा है कि मुझे हर समय सिया का ध्यान रखना है और यही करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो या तो मैं उसके साथ वहां अंदर जाऊंगा या हम दोनों यहां से चले जाएंगे। नितिन अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने कभी नहीं सोचा था। नितिन के माथे पर फिर वही उंगली आई, लेकिन इस बार जैसे ही उस उंगली ने नितिन के माथे को छुआ, वैसे ही वो जमीन पर फिसलता हुआ कमरे में उड़ गया और दर्द के मारे कराहते हुए अपने पैरों पर उठने की कोशिश करने लगा और कहा, नितिन धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खून बहता हुआ महसूस करते हुए उसने अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया। वो सिर रगड़ते हुए अपने आप में ही बुदबुदाया और सोचा, ये सब इतना खून, वो भी सिर्फ एक झटके में। तभी शिखा ने नितिन की आंखों में आंखें डालकर गुर्राते हुए कहा, अब आप सिया को यहीं छोड़ दीजिए और जाइए यहां से। इसके बाद शिखा ने सिया को देखा, जो कि पहले से ही कमरे के अंदर थी। शिखा की आंखें मानो सिया से सवाल कर रही थी कि
क्या सिया तुम अब भी जाना चाहती हो? सिया थोड़ा सा घबरा गई थी। उसने नितिन की आंखों में देखा और नितिन को सिया की आंखों में वो घबराहट दिखी मानो वो कहना चाह रही थी कि नितिन उसे लेकर वहां से भाग जाए। लेकिन साथ ही साथ सिया अपनी यादों के बारे में सोचती रही। सिया ने अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो अपनी इन यादों को पाने के बहुत करीब थी और वो अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। यही उसने निर्णय लिया और कहा, आई एम सॉरी नितिन, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या सिया शिखा के साथ अकेले जाकर सही कर रही है? क्या वो सुरक्षित रहेगी? अब क्या करेगा नितिन? क्या वो सार्थक को इसकी खबर करेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और रोमांचक कहानी माई वैम्पायर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।